स्किन टाइप्स कितना होता है और कैसे पता चल सकता है? मैंने सोचा कि मैं ये कोर्स करती हूँ बिकॉज शहनाज हुसैन वॉज द ओनली नेम एट दैट टाइम। अगर मेरी अब डिफरेंट स्किन टाइप है तो मेरा एएम और पीएम रूटीन कैसा होना चाहिए? सनस्क्रीन सिर्फ आउटडोर लगानी चाहिए, कोई कहता है नहीं इंडोर भी लगानी चाहिए, कोई कहता है 15 मिनट तक बाहर नहीं जाना सनस्क्रीन लगा के। स्किन कनेक्शन का अभी फिलहाल तो एक ही है, फेस सीरम। आई थिंक एक्ने इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट पीपल फेस रिलेटेड टू स्किन। लेजेंडरी आपके सामने बैठे हैं तो आप कैसे मतलब वो कर सकते हो। थर्ड की 50s के बाद अब आपका वेट रिड्यूस होना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है, क्या ये सच है? डेली हैबिट जो लोग अपने रूटीन में डाल सकते हैं बिना ज़्यादा एफर्ट करे, जो उनकी डाइजेशन और स्किन ग्लो में हेल्प करे। आपके हिसाब से कोई बिगेस्ट मिथ हो स्किन केयर के रिलेटेड जो अभी तक लोग बिलीव कर रहे हैं? बिगेस्ट मिथ तो यही है स्किन केयर में तो कि जो लोग सोचते हैं ना कि हम ये खाएंगे या ये लगाएंगे, और बहुत सारी एड्स भी आती हैं कि अब आप ये लगाओ। बात कर रहे हैं तो डार्क सर्कल स्लीप से बहुत एसोसिएटेड है, तो डार्क सर्कल्स का रीजन सिर्फ लैक ऑफ स्लीप ही है? नहीं पता कि मैनिफेस्ट करना क्या है क्योंकि बहुत लोग हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कॉल्स कॉर्नर। क्या आपके साथ कभी ये होता है कि आप बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स बाय कर लेते हैं, स्किन केयर प्रोडक्ट्स बाय कर लेते हैं, बट वो आपको सूट नहीं करते? और मोस्टली ना ये इसलिए होता है क्योंकि हमें ना खुद को अपना ना स्किन टाइप नहीं पता, तो हम कुछ भी बाय करते हैं और उसकी वजह से ड्राइनेस, सेंसिटिविटी, प्रीमैच्योर एजिंग और एक्ने जैसे बहुत सारे स्किन कंसर्न्स हो जाते हैं। और आज हम जानेंगे कि हम इन सबको कैसे अवॉइड कर सकते हैं हमारे गेस्ट से, जो कि है किरण संधू मैम, जो खुद एक स्किन केयर एक्सपर्ट है। उनका स्किन कनेक्शन नाम का एक ब्रांड भी है और उन्होंने 1980s में, जब कोई स्किन केयर के बारे में सोच भी नहीं रहा था, द लेजेंडरी शहनाज हुसैन से ट्रेनिंग करी थी। और आज वो हमारे साथ है हमें सब बताने के लिए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लोगों को ब्यूटी टिप्स देने के लिए उन्होंने बुक्स भी लिखी हैं। तो आइए जानिए कि हम अपनी स्किन को और बेटर कैसे बना सकते हैं, कौन कौन से स्किन रिचुअल्स हमारे लिए अच्छे हैं, हमारे गेस्ट से। हेलो मैम एंड वेलकम टू द शो। हेलो, थैंक यू सो मच, इट्स माय प्लेजर टू बी हियर। मैम आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सो मैम आपने मुझे बताया था कि आपका मिलिट्री चाइल्डहुड है, आपके पेरेंट जो उनसे थे, आपके जो फादर थे वो मिलिट्री में थे, तो आप उसका एक्सपीरियंस बताइए। और वहाँ से आज आप मोहाली में हैं, तो आपका ये कैसा पूरा चेंज रहा? हाँ जी, ये एक्सपीरियंस एक्चुअली हम बोल सकते हैं पूरा 360 डिग्री चेंज था मेरे लिए, बिकॉज मेरे फादर मिलिट्री में थे। ही रिटायर्ड एज अ कर्नल एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी वर इन नॉर्थ ईस्ट एरिया ओनली। सो नॉर्थ ईस्ट तो वैसे ही जाना जाता है ब्यूटी के लिए, एंड दैट्स मतलब ऑल ग्रीनरी एंड नेचुरल ब्यूटी। सो और वहाँ का जो लाइफस्टाइल है, वहाँ जो लोग रहते हैं, दे आर वेरी सिंपल। सो हम ना इट वाज अ सॉर्ट ऑफ कि हम लोग कट ऑफ थे इस लाइफ का। आई मीन वहाँ जो लाइफ थी वो बड़ी स्लो मूविंग एन्जॉयबल लाइफ थी, और जो यहाँ थी ये बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज था मेरे लिए। मुझे लगता था कि कहाँ से कहाँ उठ के आ गई हूँ, बिल्कुल बिल्कुल एकदम 360 डिग्री चेंज था। सो यस, लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग थी मेरी। आई मीन हम सब की जो भी उस मेरे टाइम में जो थे वहाँ पे, वी ऑल हैड अ वेरी वेरी एन्जॉयबल लाइफ ओवर देयर। सो हमें मतलब आजकल ऐसा है कि अगर मैं अपने बच्चों को बताती हूँ ना कि मुझे होता है कि वो मेरी बात समझें, जाने कि मैं किस तरह की लाइफ जी है मैंने। सो अगर मैं ट्राई करती हूँ उनको बताने के लिए, तो वो दे जस्ट स्नब मी कि मामा क्या आप कौन सी बात कर रहे हो, फेरी टेल में होता है ये सब, रियल लाइफ में नहीं होता। सो बट मतलब कि हम लोग इतना कंफर्टेबल लाइफ थी कि हमारे घर में जैसे 4 लोग काम करने को थे, ऑडलीज जिन्हें हम कहते थे, and we used to call them dai. Okay. Dai means in Nepali big brother. So तो वो उनमें से एक जैसे कुक था जो हमारे लिए खाना बनाता था, पूछता था रोज़ क्या बनाएं, तो ये बना दो। इवनिंग स्नैक्स बनते थे, जो कुछ हम खाना चाहते थे हम बनवाते थे। देन जो दूसरे 2 थे वो सारी घर की जो बाकी काम वगैरह, डस्टिंग एंड ऑल सब। तो एक गार्डनर था जो सिर्फ गार्डन को देखता था, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, और स्वीपर आता था जो हमारे वॉशरूम साफ़ करता था। इमेजिन, ये सब तब होता था, वो सब होता था। अब मैं खुद अपने घर में ये सब कुछ करती हूँ। सो मतलब मुझे शुरू में लगता था कि ये क्या हो रहा है लाइफ में, मतलब इतना कुछ, इतना खुद
इतना एंजॉय किया, और अभी आके वो सारी चीज़ें जो हम उनसे करवाते थे वो खुद करनी पड़ी मुझे शादी के बाद। सो ये एक बहुत बड़ा वो चेंज था मेरे लिए। एंड हमारे कपड़े भी कभी धो भी आता था, लेके जाता था, धोता था, प्रेस करके वी यूज़ टू गेट आवर क्लोथ्स। सो मूवी, जो मूवी आ जाए, हमने कोई मूवी नहीं छोड़ी अपने चाइल्डहुड में। जो मूवी आती थी ना वो देखनी, गाड़ी आ जाती थी, चले गए थिएटर में, तो जैसे ही हम लोग जाके बैठते थे देन द मूवी यूज्ड टू स्टार्ट। अब वेट होता था मेरी तो कि स्टार्टिंग हमेशा मिस होती है। अच्छा, हाँ, अब तो मेरे साथ भी यही होने लग गया है सिविल लाइफ में। बट वहाँ ये प्रिविलेजेस थे ऑफिसर्स के ना, कि आप गए हो तो मूवी तब तक शुरू नहीं होगी जब तक आप लोग जाके बैठ नहीं जाते। इवन इंटरवल्स में मेस वाले लोग आते थे, दे यूज्ड टू सर्व अस स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक। मतलब इस तरह की लाइफ थी कि जो मैं आप बताऊंगी तो आई डोंट थिंक कि कोई बिलीव करेगा कि ऐसी लाइफ भी जियो। सो एडवेंचर तो ऑफ कोर्स बहुत था उस लाइफ में। जैसे कि क्या एडवेंचर? एडवेंचर जैसे देखो, हम लोग कहते हैं ना कि जो मिलिट्री मैन है वो बंदा जो है हेड ऑफ द फैमिली, कि वो बहुत चैलेंजिंग लाइफ लीड करते हैं। बट इट्स नॉट लाइक दैट। एक्चुअली वाइफ को भी उतना ही चैलेंज फेस करना पड़ता है। इवन द चिल्ड्रन गो थ्रू द सेम थिंग, है ना। सो हमारे साथ ऐसा था कि जैसे कई जगह माय फादर वाज पोस्टेड, तो ऐसी जगह होती थी जहाँ पे, एक जगह थी जहाँ पे ना वो था, वी हैड टू गो बाय एयर ओनली। और हाँ, एक था ऑटर आई डोंट नो अभी वो प्लेन छोटा सा होता था, अभी वो है कि नहीं है आई डोंट नो, बट इट वाज कॉल्ड ऑटर एट दैट टाइम। उसमें सिर्फ 4 बंदे बैठ सकते थे, एक्सक्लूडिंग द पायलट्स, तो 2 पायलट 6 हो गए। तो जब हम फर्स्ट टाइम, दैट वाज माय फर्स्ट टाइम जब मैं वहाँ बैठी हूँ उसमें ऑटर में या किसी भी प्लेन में? नहीं, ऑटर में बैठी। वो छोटा प्लेन होता है तो इतने लोग ही जाते हैं उसमें, ठीक है। तो उसमें मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस था फ्लाई करने का, तो वो भी डर लग रहा था। तो सीट को भी पकड़ के बैठी हूँ कि भाई मैं थोड़ा भी हिली तो ये इम्बैलेंस हो जाएगा और गिर जाएगा। आई वॉज सो स्केयर्ड। मैं खिड़की से नीचे नहीं देख रही, कुछ नहीं। मतलब वो ये था हमारे लिए, चलो हम ऑटर में गए, बट अदरवाइज ऑल्सो द सिविलियंस जो थे उनको भी MI-16 वगैरह जो होते हैं ना हेलीकॉप्टर्स, उसमें ड्रॉप करते थे। इवन खाना उसमें आता था। तो ये एक्सपीरियंस ऐसा था कि जैसे हम वहाँ से निकले, ऑटर से गए तो एक हेलीपैड था जहाँ हमें वो लैंड हुआ। तो वहाँ हमें लेने के लिए कोई गाड़ी आए, इवन कुछ फौजी सोल्जर्स आए, है ना, 5-6। तो उस गाड़ी में बैठ के हम फिर थोड़ा ड्राइव किया, फिर आगे गए तो एक बहुत बड़ा, मतलब वो बड़ी रिवर आ गई, बहुत फास्ट फ्लोइंग करंट था। एंड इमेजिन उस रिवर के ऊपर जो ब्रिज था वो बैम्बू का ब्रिज था। ओके। बहुत हिलता है मेरे ख्याल से, हिलता है बैम्बू का ब्रिज। एंड उसके जो वो बैम्बूज जो उसमें लगे हुए थे ना, उसमें भी जो लगाते उसमें गैप था काफ़ी बीच बीच में। सो आपको नीचे देख के अपना पैर रखना पड़ता था, धीरे धीरे रखो और आप आगे जाओ, है ना। एंड एक बंदा एट अ टाइम, ओनली 1 पर्सन कुड क्रॉस द ब्रिज। तो अब इसमें ये था कि एक दूसरे साइड हमारी दूसरी गाड़ी खड़ी है जो हमें रिसीव करने आए हैं, दूसरे सोल्जर्स हैं। सो इस साइड से जो थे वो हमें ट्रेन कर रहे हैं कि आप ना इसको ऐसे ऐसे क्रॉस करो, बिकॉज एक ही एट अ टाइम एक ही बंदा क्रॉस कर सकता। तो वो भी ऐसा था कि बस जो दिल है ना, मतलब वो ऐसा आ गया था बाहर को, लगता था कुछ हो जाएगा कि कुछ होने वाला है। सो जब टर्न बाय टर्न हम सब उस ब्रिज को क्रॉस करने लगे, मेरी मदर कर गई, ब्रदर सब। तो जब मेरी टर्न आई तो मुझे बोला कि चलो अब आप क्रॉस करो। तो पहले तो बड़े करेजियसली मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सो मैं गई। जब मैं मिडिल में पहुंची तो एक तो रिवर का करंट इतना फास्ट था कि मैं नीचे देखूं तो चक्कर आ रहे हैं, गिरने का डर है, और अगर मैं ना देखूं तो मेरे पैर फंस सकते हैं बैम्बू में और मैं गिर सकती हूँ। सो वो टाइम जो था, तब तो मैं बीच में रुक के तो गॉड को प्रे करने लगी, किसी तरह बचाओ, यहाँ से निकालो। फिर बस किसी तरह वहाँ से मैं निकली। तो ये था एक तो बहुत बड़ा वो जो मैं कभी भूल ही नहीं सकती कि लाइफ में ये चीज़ों को भी और ये आपकी मतलब क्या एज थी, या ये कौन सा ईयर आप बता रहे हो? ईयर तो मुझे इतना याद नहीं है, आई थिंक 80s में ही है, बट आई वॉज इन माई 7th स्टैंडर्ड एट दैट टाइम। हाँ जी।
सो फिर वो प्लेस का नाम था अनिनी। अगर आप अभी भी सर्च करोगे तो वो जगह का मिल जाएगा आपको, बट अभी तो आई थिंक रोड कनेक्टिविटी इज़ देयर, बट तब नहीं थी। सो इवन जो खाना हमें वहाँ पूरे लोकल्स को भी डिलीवर होता था वो पैराशूट के थ्रू ड्रॉपिंग्स होती थी। सो उसमें भी बड़ा वो आता था, हम देखने जाते थे स्पेशल 1 वीक ड्रॉपिंग्स होनी है। तो वो कई बारी जो गोट्स वगैरह ट्री में ही हैंग कर रही होती थी बेचारी, किसी की कुछ हो गया, किसी की टांग टूट गई, ये सब होता था। बहुत इंटरेस्टिंग। हाँ जी। और अब आपकी लाइफ कैसी है, मतलब अब आपका रूटीन कैसा हाँ है? जी, अब ये है कि जैसे शादी के बाद जब मैं आई तो बिल्कुल ही डिफरेंट लाइफ, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा कि हर चीज़ खुद करनी पड़ती है। अगर आपको किसी को बुलाना है, सपोज़ आपको घर पे कुछ प्लम्बर को बुलाना है, तो वहाँ तो एक कॉल करो, प्लम्बर 5 मिनट में घर आ जाता था। और यहाँ कॉल पे कॉल करते जाओ, कोई आता ही नहीं है, आता ही नहीं है। तो फिर मुझे लगता है, मैं हस्बैंड को कहती थी, क्या ये लोग बिल्कुल काम में ध्यान ही नहीं देते। कोई याद कहती है ये सिविल में ऐसे ही होता है, ये तेरी फौज नहीं है जहाँ पे सब खड़े हो जाएं, आ जाएं, है ना। सो बहुत बार ऐसा कुछ हुआ है। कई बार कोई टेलीफोन देखने आए हैं तो मैंने उनको इनवाइट घर पे बिठा लिया, मैंने कहा आ जाओ जी, अंदर आ जाओ, आप बैठो, चाय वाय लोगे कुछ। सो वो सारी चीज़ें, मतलब हम वहाँ घर खुला रखते थे। तो यहाँ मुझे ये प्रॉब्लम आती थी कि इतनी जल्दी किसी पे विश्वास मत करो। ये चीज़ें मैंने धीरे धीरे अपने हस्बैंड से, मदर इन लॉ से, इन सब से सीखी कि तो इस लाइफ में एडजस्ट करना भी मेरे लिए एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। बिकॉज बहुत कुछ चीज़ें, बहुत मतलब ऐसा लगता है लाइफ में इतनी एज हो गई, 29 ईयर्स में शादी हुई, तो ऐसे लगता था कि अभी ये एज में मैं ये चीज़ें सीख रही हूँ। सो वो बहुत था जो तो हुआ। और आपके किड्स भी हैं? हाँ जी, 2 बेटे हैं। ओके, बोथ वर्किंग और बोथ आर वर्किंग। हाँ जी, दोनों अभी काम कर रहे हैं। नाइस। और फिर आप इस लाइन में शुरू से ही थे, मतलब जब आपने शादी करी तब भी आप स्किन केयर में ही थे? एक्चुअली जब मैं हॉस्टल में थी, जब मैं पढ़ रही थी, तो तभी मैंने सोचा कि मैं ये कोर्स करती हूँ। बिकॉज शहनाज हुसैन वाज द ओनली नेम एट दैट टाइम, तो वो तो सबको पता है। तो उनका मुझे बहुत क्रेज़ था कि इनकी ट्रेनिंग लें। ये जो फेशियल कराते हैं बहुत ही डिफरेंट होता है इनका, तो इनसे सीखें। और वैसे भी जब मैं छोटी थी ना, मेरे फादर मुझे एक मैगज़ीन हमेशा उन्होंने सब्सक्राइब कर दी थी, एंड इट वाज केयर, कुछ था, केयर मैगज़ीन। सो मैं बचपन से ही वो मैगज़ीन्स पढ़ रही हूँ, तो वो सब होता रहा। उसमें इंटरेस्ट था ब्यूटी में, वो पढ़ के एक्सपेरिमेंट्स करती थी, चीज़ें बनाती थी, कुछ ठीक निकलते थे, कुछ गलत हो जाते थे, बट चलो एक्सपेरिमेंट्स होते थे। तो जब हॉस्टल में आई तो मुझे लगा मैं क्यों ना ब्यूटी पे ही कुछ करूं। सो फिर मैंने शहनाज हुसैन का ये कोर्स किया, एंड फिर उनसे इंस्पायर होके फिर मैं कॉस्मेटोलॉजी कोर्स करने गई बॉम्बे। तो वहाँ कॉस्मेटोलॉजी कोर्स किया। तो बस ऐसी मेरी जर्नी ये चली, एंड मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे। और फिर क्या हुआ कि टाइम नहीं मिला मुझे इसको परस्यू करने का ना। लाइक मैंने कोर्सेज कर लिए, मेरी ड्रीम थी, सब कुछ था, बट मुझे टाइम नहीं मिला ये सब करने की, क्योंकि शादी के बाद ऑब्वियसली बच्चे हो गए, तो उनकी पढ़ाई, ये सब कुछ, सो सब कुछ लिंगर ऑन होता गया। ओके। और हमारी ऑडियंस के लिए कॉस्मेटोलॉजी क्या होता है? मतलब कॉस्मेटोलॉजी होता है कॉस्मेटिक्स बनाना। कॉस्मेटिक्स में तो जैसे अब शैम्पू, पाउडर, है ना, आफ्टर शेव लोशन, सो ऐसी सारी चीज़ें जितनी कॉस्मेटिक्स में होती, वो सारी चीज़ें, प्लस ये जो हर्बल चीज़ों का आप जैसे ऑयल बनाते हो कैसे यूज़ करो, शैम्पू में भी आप हर्बल इंग्रेडिएंट्स कैसे डालो, कोई क्रीम बना रहे हो, मॉइस्चराइज़र, ये सारी चीज़ें। तो जो ये चीज़ों का कोर्स होता है, इसको कहते हैं कॉस्मेटोलॉजी। और शहनाज हुसैन का नाम तो आई थिंक अभी तक है, वो हमेशा रहेगा। तो उनके अंडर ट्रेन करना, उन्होंने ही आपको ट्रेन किया या आप मिले उनसे, या कैसे था वहाँ पे? हाँ जी, एक्चुअली होता है ऐसे कि मैंने ट्रेनिंग तो ली, तो पूरा फुल कोर्स स्किन एंड हेयर ट्रेनिंग, बट कोर्स के दौरान तो नहीं, बट आफ्टर, आई मीन फॉर द टेस्ट हमें जाना पड़ा दिल्ली। तो जो टेस्ट होता है हमारा, वो मिसेस शहनाज हुसैन के सामने होता है, क्योंकि उनका ये था कि जो फेशियल है, वो फेशियल जो उनका बिल्कुल डिफरेंट फेशियल था, एंड वो चाहते थे कि फेशियल इतना अच्छा हो कि इसमें कोई गलती ना करे। सो जब हम फेशियल मसाज करते थे तो वो सामने बैठ जाते थे, तो तब हमारा टेस्ट, तो यू कैन वेल इमेजिन क्या होता था, पसीने छूटते थे, हाथ कांपते थे कि कैसे करें ना, लाइक इतने बड़े वो मीन्स
लेजेंडरी आपके सामने बैठे हैं तो आप कैसे मतलब वो कर सकते हो। एंड उस टाइम तो बहुत था, उनके तो कॉस्मेटिक्स जाते थे प्लेन से, तो जाते ही उसकी सारी सोल्ड आउट हो जाते थे वो। तो बस उनसे इंस्पायर होके फिर मैंने सोचा कि मैं भी कुछ करती हूँ इसमें। तो ये एक्सपीरियंस था। मैं उनके घर भी हम गए हैं हाई टी के लिए। शी हैड इनवाइटेड ऑल ऑफ अस जो भी तब टेस्ट दे रहे थे। सो वी हैव बीन देयर ऑल्सो। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। सो इट वाज लवली। आई मीन वो एक्सपीरियंस मैं भूल नहीं सकती जो उनके साथ था, शहनाज हुसैन के साथ। तो आपने फेशियल मेंशन किया ना, तो आजकल फेशियल में लोग हैंड्स की बजाय अब मशीन्स यूज़ करने लग गए हैं। तो आपका टेक उस पे क्या है कि मशीन्स ही बेटर है कि हैंड वर्क इज़ ऑलवेज बेटर? देखो हर चीज़ में एडवांसमेंट तो आई है, ब्यूटी में भी आई है ना। तो बस जर्नली शुरू में तो हमने हाथ से ही सीखा सबने, बट अभी क्या है कि लोग मशीन यूज़ करनी शुरू कर दिया। बट आई फील जो मेरा अपना पर्सनल वो है, तो मैं सोचती हूँ कि हैंड्स आर ऑलवेज बेटर देन मशीन। क्योंकि चलो मशीन बनी है, अच्छी बनी है, सब कुछ है, बट हैंड से आपको पता होता है कि आप कितना प्रेशर दे रहे हो, क्या कर रहे हो। अब मशीन से भी प्रेशर का पता तो लग सकता है अगर आप ज़ोर से उसको दबा रहे हो, क्या कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, बट स्टिल मुझे लगता है कि जो हाथ से आप कर सकते हो, है ना, जो आपका वो फील आती है, आप 1 to 1 कनेक्ट होते हो, है ना, अपने क्लाइंट के साथ, वो एक मशीन में आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ होता होगा। आई मीन और जैसे नॉर्मली हर मशीन, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, चाहे वो माइक्रोवेव हो, सबकी एक रेज़ होती हैं। तो क्या फिर वो मशीन्स आपकी रेज़ आपकी स्किन को भी अफेक्ट करती हो? हाँ जी, ऑफ कोर्स करती होंगी, बिकॉज रेज तो होती हैं उसमें, एंड टेम्परेचर होता है, वो बनी मेटल की है, सब कुछ पता नहीं क्या क्या यूज़ किया होता है उन्होंने। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू वर्क विद योर हैंड्स। तो आपने फिर किस एज में स्किन केयर स्टार्ट किया और इंस्पिरेशन आपकी क्या थी? एज तो मेरी आई थिंक जैसे मैं बता रही हूँ कि बहुत छोटी थी जब मुझे मेरे फादर ने मैगज़ीन देनी शुरू कर दी थी। तब से ही एक माइंड में एक कीड़ा तो बैठ गया था ब्यूटी को लेके। बट फिर धीरे धीरे जैसे हॉस्टल में गई, फिर जैसे शहनाज हुसैन का काफ़ी नाम था, अभी भी है बट तब बहुत ज़्यादा था। सो तब उनका वो देख के मुझे लगता था कि मैं भी कुछ ऐसा ही करूँ, है ना। तो तब मैं इस फील्ड में आई। एंड शुरुआत तो आई मीन बहुत छोटी थी तभी हो गई थी। तो बचपन का ड्रीम यू आर लिविंग। येस, आई एम लिविंग माई ड्रीम नाउ। येस, एंड आई फील वेरी लकी। या बिकॉज आई थिंक बहुत कम लोगों को ये मिलता है, एंड कुडोज टू यू दैट यू आर डूइंग इट लाइक सीरियसली। येस, एक्चुअली करना तो बहुत पहले था मुझे ये सब कुछ, एंड बट होता है जैसे लाइफ में आप और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो हमेशा होता है कि बैक बर्नर पे रख देते हम अपनी ड्रीम्स को। लेडीज़ जनरली ऐसे ही करती हैं, सो मैंने भी ऐसे ही किया। बट एट द बैक ऑफ माई माइंड मुझे ये था कि मरने से पहले मुझे ये काम करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। बकेट लिस्ट। येस, बकेट लिस्ट। एंड इतनी की डिटर्मिनेशन थी कि ये काम तो मुझे करना ही है। कि ये ना हो कि जैसे अगर कल को डेथ बेड पे हूँ और मैं सोचूं कि यार मेरा क्या रह गया, तो मैं रिग्रेट करती कि हाँ ये नहीं मैं कर पाई लाइफ में, है ना, जो मेरा ड्रीम था। सो आई थिंक बहुत ज़रूरी था इसका पूरा होना। चलो अब आपको अच्छे से जाना, अब हमारी ऑडियंस के लिए हम स्किन के बारे में ही बात करते हैं, थोड़े उनके टिप्स रिचुअल्स जो भी हैं। अब मुझे सबसे पहले बताओ कि स्किन टाइप्स कितना होता है और कैसे पता चल सकता है? बिकॉज मी ऑल्सो, मुझे आज तक नहीं पता मेरी स्किन कौन सी है, और उसकी वजह से बहुत बारी बहुत इश्यूज आ जाते हैं। तो फिर स्किन टाइप्स और उनको रिकग्नाइज कैसे किया जाए? हाँ जी, एक्चुअली स्किन टाइप्स तो होती है जैसे 5 टाइप की तो है ही है। लाइक नॉर्मल स्किन है, ड्राई, ऑयली, सेंसिटिव, और कॉम्बिनेशन स्किन है जिसमें ऑयली एंड ड्राई दोनों होते हैं। एंड यू कैन ऐड वन मोर, मैच्योर स्किन, जो अब जैसे मेरी है मैच्योर स्किन। एक एज होती है 50 के बाद वो मैच्योर हो जाती है स्किन ना। तो उसको चेक करने के लिए क्या होता है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं कि अपनी स्किन को जानते नहीं हैं। जैसे अभी आपने कहा कि आपको नहीं पता आपकी स्किन कौन से टाइप की है, तो सपोज़ आपको नहीं पता, बट आप मार्केट में जाते हो, आप देखते हो कि यार ये वाली इसकी बड़ी एडवर्टाइजमेंट आ रही है, मैं ये ले लेती हूँ, मैं ये लगा लेती हूँ, है ना। और यहाँ आपकी फ्रेंड ने रिकमेंड किया कि यार ये वाली क्रीम लगाओ बहुत अच्छी है, ये मॉइस्चराइज़र लगा, है ना, तो हम ले लेते हैं ऐसी चीज़ें। बट मैं यही कहूँगी कि ऐसे नहीं फॉलो करना है, बिकॉज अगर हम ऐसे फॉलो करेंगे तो हमें नहीं
पता अगर हमारी स्किन कौन सी है। अगर ड्राई स्किन है, हम उस पर और जो प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं जिससे हमारी स्किन और ड्राई हो रही है, तो वो तो हमारा कुछ फ़ायदा नहीं ना हुआ। सो इट्स ऑलवेज़ बेटर टू चेक योर स्किन फर्स्ट। अगर कोई ब्यूटी केयर रूटीन स्टार्ट करना है तो पहले अपनी स्किन को टेस्ट करो। एंड टेस्ट करने का सिंपल मेथड है, जिसके लिए आपको कहीं नहीं जाना होगा। एक टिश्यू पेपर उठाओ, जैसे आप सुबह सो के उठते हो, विदाउट वॉशिंग योर फेस आप उस टिश्यू को ना डैब करो फेस पे। अब आप टिश्यू को डैब कर रहे हो, जैसे फोरहेड पे किया, थोड़ा देख लिया अच्छा ऑयल है कि नहीं है, इधर कर लिया, चीक्स, नोज, चिन, इन सब चीज़ों पे किया। अगर तो इसको हम टी जोन कहते हैं, टी जोन है ना। तो अगर तो इस जोन में आपको ऑयल दिखा, टिश्यू पे ऑयल नज़र आया, तो दैट मीन्स ये पोर्शन आपका ऑयली है। और यहाँ पे अगर आपने डैब किया एंड ये ड्राई है, तो ये आपकी स्किन हो गई कॉम्बिनेशन स्किन। ये पोर्शन ऑयली और ये ड्राई, दिस इज़ कॉम्बिनेशन स्किन, ठीक है। अगर आप टिश्यू को पूरी जगह डैब कर रहे हो एंड आपको हर जगह ऑयल नज़र आ रहा है, तो ऑब्वियसली इट इज़ ऑयली स्किन। अगर कहीं भी डैब करके ऑयल नज़र नहीं आया, तो देन योर स्किन इज़ ड्राई, ठीक है ना। तो ये चीज़ें, अगर नॉर्मल स्किन इज़ थोड़ा ड्रायर साइड में ही होती है, उसमें भी आपको ऑयल नज़र नहीं आएगा। सो नॉर्मल एंड थोड़ा ड्राई स्किन को थोड़ा सा वो होता है। बट अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप सोच सकते हो कि नॉर्मल ही है ना, इतना फ़र्क नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा ड्राई है तो फिर देन यू कैन गो फॉर ड्राई वो प्रोडक्ट्स ऑयली करने के लिए, है ना। सो इन चीज़ों का है कि अगर आप ऐसे डैब करके देख लो, और या फिर आप सीधा एक मिरर टेस्ट ले सकते हो। सुबह उठ के धूप में जाके मिरर में अपना फेस देखो, आपको शाइन दिख जाएगा, कहाँ पे शाइन है, कहाँ पे ड्राई है ना। तो जहाँ शाइन है वो एरिया ऑयली है, ड्राई वाला आपका ड्राई है। सो कॉम्बिनेशन हो गई। पर अगर पूरा ही ड्राई दिख रहा है तो ड्राई स्किन है, अगर पूरा ऑयली दिख रहा है तो ऑयली स्किन है। सो अकॉर्डिंग टू दिस आपको अपना ब्यूटी केयर रेजिम बनाना चाहिए, ये देख के कि अच्छा मेरी स्किन ऑयली है, तो मैं जब भी आप मार्केट में जाओगे आपको वो प्रोडक्ट्स देखने हैं जो आपकी स्किन को ड्राई कर सके, अगर ऑयली स्किन है तो, है ना। सो उस पर लिखा होता है फॉर ऑयली स्किन। तो सिंस यू हैव ऑयली स्किन तो आप ऑयली स्किन वाले प्रोडक्ट्स लो, डोंट गो फॉर ड्राई स्किन, तो वो तो और ड्राई कर देंगे। सो इसलिए किसी को फॉलो नहीं करना चाहिए, अपना ब्यूटी केयर रेजिम खुद बनाओ। तो आपने सीख लिया ना कि कैसे आपको पता चलेगा आपकी स्किन टाइप कैसी है, बस आगे वैसे ही फॉलो करना है। फिर उसके बाद अगर मेरी अब डिफरेंट स्किन टाइप है, तो मेरा AM और PM रूटीन कैसे होना चाहिए, क्या स्टेप्स होने चाहिए या कैसे प्रोडक्ट्स होने चाहिए? हाँ जी, एक तो देखो, जैसे ये तो सबको पता है कि क्लेंजिंग, टोनिंग, CTM जो होता है क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही है करने के लिए। बट इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे अपनी मॉर्निंग, जैसे कई लोगों को ये नहीं पता कि मॉर्निंग में क्या लगाना है। इसके बाद आपने जैसे मॉइस्चराइज़र लगा लिया, उसके बाद आप डे केयर में लगा सकते हैं वो हाइलुरोनिक एसिड जो है उसका सीरम ले लो, या जो भी सीरम है उसके पीछे लिखा होगा, तो वो वाली चीज़ आप लगा सकते हो, है ना। एंड आफ्टर अ गैप ऑफ 1 मिनट यू कैन गो फॉर नायासिनामाइड, है ना। तो वो आपकी स्किन को वो ऑयल बैलेंस करते हैं, ऑयल देंगे स्किन को, प्लस ये जो हाइलुरोनिक है ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, ठीक है ना। एंड आपकी स्किन उससे जो ये है नायासिनामाइड, इससे आपकी स्किन थोड़ी लाइट भी हो जाती है कलर में। सो यू कैन यूज़ दिस डे टाइम में, है ना। आपने पहले तो अपना फेस वॉश किया एंड उसके बाद आपने वो टोन कर लिया, या नहीं भी किया, ठंडे पानी से वॉश कर लिया तो टोन हो ही गया, है ना। तो मॉइस्चराइज़र लगा लिया, 1 मिनट का गैप देके यू गो फॉर हाइलुरोनिक एसिड। उसके बाद वेट फॉर 1 मिनट सो दैट वो सेट हो जाए स्किन में, देन यू अप्लाई द नेक्स्ट वन नायासिनामाइड, ठीक है। ये आपका मॉर्निंग रूटीन हो गया। बट डोंट फॉरगेट टू अप्लाई सनस्क्रीन आफ्टर दिस, है ना। वो आपका लास्ट में होना चाहिए, सनस्क्रीन हमेशा लास्ट में। एंड फॉर द नाइट यू कैन गो फॉर मॉइस्चराइज़र जो भी आप लगाते हो। उसके बाद यू अप्लाई रेटिनॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो जो आपके सेल्स हैं ना उनको बर्न करता है एंड न्यू सेल्स को हेल्प करता है आने में, एंड रिंकल्स को रोकता है आने के लिए। सो आप बहुत फ़ायदा होता है रेटिनॉल से, पिगमेंटेशन, रिंकल्स, इन सब चीज़ों में फ़ायदा होता है। एंड देन यू कैन अप्लाई, इसके बाद जब आप ये लगा लेते हो रेटिनॉल, इसके बाद पेप्टाइड लगाओ। पेप्टाइड्स जो हैं दे आर प्रोटीन, सॉर्ट ऑफ प्रोटीन जो कोलाजन बिल्ड करते हैं स्किन में, ठीक है।
तो नाइट टाइम में अगर आप ये चीज़ें लगाओगे ना तो स्किन रिपेयर हो रही है और आपका ये सारी चीज़ें आपको बहुत फ़ायदा देगी, स्किन के अंदर जाती हैं। सो एक चीज़ ज़रूर याद रखना, जब भी हम लगाते हैं ना तो हर चीज़ जो है वो लाइट से स्टार्ट करके, कोई भी चीज़ लाइट से शुरू करके आप हैवी तक जाना है। लाइक मॉइस्चराइज़र है, मॉइस्चराइज़र आपने लगा लिया तो उसके बाद आपने सोचना है कि अब मैंने क्या लगाना है ना। अगर सीरम और मॉइस्चराइज़र दोनों हैं तो फर्स्ट आप क्या अप्लाई करोगे? सीरम, ठीक है, उसके बाद मॉइस्चराइज़र। बिकॉज सीरम में इतना कुछ होता है जो आपकी स्किन को बहुत बेनिफिट कर सकता है। सो वो अगर आप एकदम स्किन के क्लोज लगाओगे तो वो आपके अंदर जाके अच्छा इफेक्ट करेंगे। तो मॉइस्चराइज़र बाद में लगाना चाहिए। अदरवाइज ऑलवेज गो फ्रॉम द लाइटर टू द हैवियर दिस थिंग क्रीम। मॉइस्चराइज़र लगाने का बेस्ट तरीका कौन सा है? यस, मॉइस्चराइज़र देखो हम लोग जनरली क्या करते हैं, मैंने ये शहनाज हुसैन के उधर ही कोर्स में सीखा था एंड आई हैव फॉलोड दिस थ्रू आउट माई लाइफ टिल नाउ। तो मुझे ये है कि तब जब यंग थे, हॉस्टल में थे, तो इस मेथड से तो मतलब मेरी स्किन इतनी ग्लो करती थी कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो कहते थे ऐसे लगता है जैसे अंधेरे में लाइट जली होती है। सो फॉरहेड तो ऑलवेज शाइन करता रहता था लाइट की तरह, है ना, चीक्स भी सब, मतलब इतना इफेक्टिव है। उसमें यह है कि अगर आप जैसे फेस वॉश करते हो, वॉश किया, जब आपका फेस ऑलरेडी थोड़ा गीला है, डैब कर लिया टॉवल से, पूरा साफ़ नहीं करना। ऐसे हम स्किन को कई लोग तो रगड़ के साफ़ करते हैं टॉवल से, वो नहीं, डैब किया, डैब करके उसके बाद यू अप्लाई द मॉइस्चराइज़र वाइल द स्किन इज स्टिल वेट, लिटिल बिट थोड़ी गीली है, तब लगाओगे तो वो एब्जॉर्ब हो जाती है स्किन में, बिकॉज पोर्स खुले होते हैं एंड अगर आप गीली उसके साथ लगाओगे स्किन को रख के तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा सारा, तब असली फ़ायदा होगा। नहीं तो ड्राई स्किन में आप लगा के देखो वो ऊपर ही रह जाएगा, उसके बाद आप अगर टच भी करोगे तो आपको दिखेगा सारा निकल रहा है। सो वो एब्जॉर्ब नहीं होता। सो मॉइस्चराइज़र लगाना है हमेशा आफ्टर वॉशिंग योर फेस। और अगर हम सिरम के साथ मॉइस्चर, मतलब पहले जैसे सिरम लगा रहे हैं फिर मॉइस्चराइज़र लगा रहे हैं, तो सिरम भी थोड़े वेट फेस पर ही लगाना चाहिए? हाँ जी, सिरम भी कुछ भी आप फेस पे लगा रहे हो थोड़ा वेट पे लगाओ, तो जो चीज़ आपको है कि भाई ये इफ़ेक्ट करे मुझ पे, ऑब्वियसली हम जो भी लगाते हैं वो बेनिफिट के लिए ही लगाते हैं। सो सिरम भी अगर आप लगाते हो तो थोड़े वेट फेस पे ही लगाओ, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा पूरा। तो उसके बाद आप वेट करके 1 मिनट का गैप हर चीज़ में देना चाहिए जब इतने चीज़ें आप फॉलो करोगे तो, सो दैट वो एब्जॉर्ब हो जाए। 1 मिनट के बाद आप फिर दूसरा लगाओ। ऐसे ही ना सनस्क्रीन के आसपास भी ना काफ़ी कन्फ्यूजन्स रहते हैं। कोई कहता है कि सनस्क्रीन सिर्फ आउटडोर लगानी चाहिए, कोई कहता है नहीं इंडोर भी लगानी चाहिए, कोई कहता है 15 मिनट तक बाहर नहीं जाना सनस्क्रीन लगा के। तो सनस्क्रीन के बारे में अगर आप हमें कोई नॉलेज दे पाए कि कौन सी लेनी चाहिए या उसको कैसे यूज़ करना चाहिए, कहाँ कहाँ यूज़ करना चाहिए, तो वो आप क्या बताएंगे? हाँ जी, देखो सनस्क्रीन बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है ब्यूटी रिचुअल का, बहुत इम्पॉर्टेंट। एंड होता क्या, जर्नली हम सोचते हैं कि आज बादल है, क्लाउडी डे है एंड वी डोंट नीड सनस्क्रीन, बट ऐसा नहीं है। बारिश हो, बादल हो, आप घर के अंदर हो तो भी आपको सनस्क्रीन लगाना ही है ना। एंड इवन एट, मतलब रात को तो खैर सनस्क्रीन नहीं लगता, बट मैं ये बोल रही हूँ कि जो लाइट है ना डे टाइम में, ये लाइट भी हमारी स्किन को अफेक्ट कर रही है। ब्लू लाइट्स जो होती हैं वो बहुत अफेक्ट करती हैं, जैसे ट्यूबलाइट। हाँ जी, ट्यूबलाइट वगैरह, तो ये हमारी स्किन पे इफेक्ट डालती है। सो हमें सनस्क्रीन तो लगा के ही रखना चाहिए। सन के रेज होते हैं, चाहे क्लाउडी हो, रेन हो, सन रेज आर ऑलवेज देयर, तो डैमेज तो वो करते ही हैं हर पल। सो सनस्क्रीन इज़ अ मस्ट अगर आप अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करना चाहते हो। एंड हाँ, जो आप बोल रहे हो कि इतनी टाइप्स की सनस्क्रीन्स हैं, तो सनस्क्रीन जब आप लेने जाते हो ना, आप ये देखो टाइटेनियम डाइऑक्साइड हो उसमें और जिंक ऑक्साइड हो, ये 2 चीज़ें अगर आपकी सनस्क्रीन में, इंग्रेडिएंट्स पढ़ लीजिए, अगर ये 2 चीज़ें आपकी सनस्क्रीन में हैं तो दैट मीन्स कि ये बेस्ट है। बिकॉज वो वाली सनस्क्रीन को ना, इट्स कॉल्ड फिज़िकल सनस्क्रीन, वो फिज़िकल होती है, थोड़ा वाइट कास्ट रहता है फेस पे थोड़ी देर के लिए, उसके बाद सबसाइड हो जाता है। एंड इसको आप इमीडिएटली लगा के बाहर जा सकते हो। ये इसके जो प्रोटेक्शन है ना, ये उसी टाइम मिल जाता है आपको। So you don't have to wait for 20 minutes to go out. Whereas chemical sunscreen में होता है कि आपने वो लगाई, 20 मिनट आप अंदर रहोगे, फिर बाहर जाओगे धूप में, है ना। सो आई फील कि केमिकल का वो 20 मिनट वेट करना, 20 मिनट पहले लगाना, उससे तो बेटर यही है कि आप फिज़िकल लो,
है ना, जिसमें आप लगा के एकदम से बाहर निकल सकते हो। सो ये बेटर है। एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम ज़रूर देखना। ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है जैसे UVA एंड UVB, ये 2 रेज होती हैं ना सन की। तो जो UVA रेज हैं दे प्रोटेक्ट द स्किन अगेंस्ट रिंकल्स एंड सन टैनिंग एंड ऑल, और जो UVB है इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम स्किन कैंसर एंड सनबर्न, इन दोनों से। सो जिस सनस्क्रीन में ये दोनों चीज़ें होंगी, UVA एंड UVB बोथ, वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है। सो वो सनस्क्रीन आपको लेनी चाहिए, एंड वो भी फिज़िकल वाली, है ना। तो फिज़िकल वाली लगाओ, सो दैट एक तो आपको ये सारी चीज़ें मिल रही, दोनों चीज़ों से प्रोटेक्शन मिल रही है, प्लस वो फिज़िकल है, सो यू कैन अप्लाई इट एंड इमीडिएटली गो आउट। सो हाँ जी, तो ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप रोज़ लगाओ। ये मत सोचो कि अंदर हैं कि बाहर हैं या धूप नहीं है, आज रेनी डे है, ये सब नहीं सोचना। जब वापस से एक बारी फर्स्ट स्टेप पे आते हैं क्लेंजिंग के, मेरे पास क्लेंजिंग के लिए 2 क्वेश्चन है। पहला कि क्या सोप्स अच्छे होते हैं फेस को वॉश करने के लिए, एंड सेकंड व्हाट इज़ द आइडियल टेम्परेचर टू वॉश योर फेस। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, या ठंडे से ही धोना चाहिए, क्योंकि आइस भी लोग बहुत अप्लाई करते हैं। तो अगर हम सिर्फ क्लेंज की बात करें तो उस पे आपके क्या विचार? देखिए, जो सोप है, सोप जो है, सोप जनरली फेस सोप जो अगर बना है सपोज़, जो ये pH बैलेंस मेंटेन करता है, तो वो तो ठीक है, लाइक यू कैन यूज़ दैट सोप। अदरवाइज़ क्या है कि जो सोप्स हैं वो ड्राई कर देते हैं स्किन को, एंड वो pH बैलेंस उसका ख़राब हो जाता है हमारी स्किन का। सो सोप को यूज़ करने की बजाय आप यूज़ करो फेस वॉश, जेंटल फेस वॉश ले लो, एंड वो भी अपनी स्किन टाइप पे, फॉर ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, हर टाइप के आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं, आप उससे वॉश करो इंस्टेड ऑफ यूजिंग सोप। एंड मैं तो ये बोलूँगी कि जो मैंने किया है लाइफ में, मैं सिर्फ रात को वॉश करती हूँ फेस को प्रॉपरली, है ना, क्योंकि मेरी स्किन थोड़ी अब एज हो गई है, सो आई फील कि ये मॉइस्चर ज़्यादा डिस्ट्रॉय ना हो जाए मेरी स्किन से। इसको बनाए रखने के लिए, ज़्यादा ड्राई ना हो जाए, तो मैं रात को यूज़ करती हूँ कुछ भी जो क्लेंस किया, फेस वॉश किया, एंड मॉर्निंग को मैं नहीं करती कुछ भी, जस्ट सिर्फ पानी डाला एंड हो गया। अगर बहुत ज़्यादा कुछ लग रहा है कि करना है तो देन आई टेक वो ग्राम फ्लोर जो होता है अपना बेसन, एंड देन उसमें थोड़ी हल्दी डाल के, तो पानी डालो या दूध डाल लो, वो थोड़ा सा लिक्विड कंसिस्टेंसी में रख के फेस पे लगा लो, बस। तो एंड जो आपने पानी का पूछा है, देखो पानी, हॉट वाटर इज़ ऑल्सो नॉट वेरी गुड, वेरी कोल्ड वाटर इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर द स्किन। सो ल्यूकवार्म वाटर लो, जो ज़्यादा ठंडा भी नहीं है, गर्म भी नहीं है, क्योंकि गर्म जो है वो हमारे ड्राई कर देता है स्किन को, और ठंडा जो है वो कई बार बहुत ठंडा ले लिया तो नर्व्स वगैरह थोड़ी वो हो जाती है। अदरवाइज़ तो ठंडा अच्छा भी है, लाइक थोड़ा सा आपके वो फेस पे ब्लश आ जाता है, ब्लड रश होता है ना, बाहर की तरफ। सो ये सब चीज़ों के लिए लोग यूज़ करते हैं, बट जनरली ये होता है कि टू क्लोज़ योर पोर्स, ठंडा है तो आप फेस पे रब कर लो, फेशियल के बाद भी इसको रब कर लो, तो आपके पोर्स क्लोज हो जाएंगे। द आइस यूज इट। यस, आइस, और इवन कोल्ड वाटर यू कैन यूज़, बट हॉट वाटर, वेरी हॉट वाटर इज़ नॉट गुड। ये भी बहुत चलता है आजकल, तो अगर मैं रो लेती हूँ तो उसके बाद मेरी स्किन बहुत अच्छी लगती है। कई सेलिब्रिटीज़ ये भी बोलते हैं कि रोने के बाद, क्योंकि मेरी स्किन इतनी ब्लशी ब्लशी हो जाती है कि मेरी फ़ोटोज़ बहुत अच्छी आती हैं। वो ये होता होगा मेरे ख्याल से कि जो आपका ब्लड सर्कुलेशन, जब आप रो रहे हो, एक एक्सरसाइज हो रही है, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा वो दिख जाता है। इसलिए एक्सरसाइज भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ना, अपनी बॉडी की करते हैं तो हमें, जैसे फेस की भी करें कुछ, है ना, तो उससे ब्लड रश होता है फेस की तरफ, तो ऑब्वियसली ग्लो तो आएगा ही। तो फेस एक्सरसाइज में जैसे क्या होता है? फेस, जैसे आजकल बहुत चला है फेस योगा या फेस एक्सरसाइज, तो वो भी एक तरह से ज़रूरी ही हो गया आजकल ब्यूटी रूटीन में। अगर कोई कर ले तो वंस अ वीक कर ले, वो भी बहुत है, ऑल्टरनेट कर ले तो भी ठीक है। बिकॉज इसमें क्या होता है कि हम अपने फेस को कुछ करते तो है नहीं, टच नहीं करते, है ना, सिर्फ वॉश करते हैं और छोड़ दिया। बट आप ये देखो, जब हम अपनी बॉडी को एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स को टोन करते हैं, मसल्स टोन हो जाती है। हम वेट लिफ्टिंग करते हैं तो हमारी ये एब्स भी बन जाते हैं, जो बाइसेप्स बन जाते हैं, है ना, वेट लिफ्टिंग से। और फेस पे तो आप वेट लिफ्टिंग नहीं ना करोगे,
तो वो पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप फेस पे अगर आप उसको थोड़ा मसाज करते रहोगे, लाइट स्ट्रोक्स दोगे या सिर्फ टैप पे करोगे ना, तो वो क्या होता है कि मसल्स आपके जो हैं वो थोड़े बिल्डअप हो जाते हैं। जैसे आपके आर्म्स में और एब्स में मसल्स बिल्डअप होके बनते हैं, तो ये एक तरह से वेट का काम करता है फेस योगा जो है ना। तो आपकी स्किन जो सैग हुई है वो लिफ्ट हो जाती है, क्योंकि अगर आप बहुत पतले हो तो आप वेट लिफ्टिंग करते हो तो देखो आपकी मसल्स बन जाती है, बॉडी स्टाउट सी थोड़ी अच्छी लगने लग जाती है। तो वही फेस के साथ है। अगर स्किन सैग कर रही है, लटक गई है, बहुत पतले हो गए हो, तो अगर आप फेस योगा करोगे तो उससे आपके थोड़ा फेस के मसल्स बनेंगे, थोड़ी प्लम्प लगेगी एंड ऑब्वियसली आप यंग लगोगे। तो फेस योगा रिंकल्स भी रिड्यूस करती है? नहीं, जो ऑलरेडी आ गए हैं, ये चीज़ तो आप एक चीज़ तो सबको ये मतलब बांध लेनी चाहिए, सोच लेना चाहिए कि जो चीज़ आ गई है वो कभी जाएगी नहीं। हाँ, थोड़ी लाइट हो सकती है कोई प्रोडक्ट से, या आप एक्सरसाइज से लाइट कर सकते हो, बट इट कैन नेवर गो, जा नहीं सकती पूरी तरह। बट अगर आप एक टाइम पे लाइक 40s में इफ़ यू स्टार्ट डूइंग फेस योगा, तो आई थिंक फेस बहुत अच्छा रहेगा एंड यू कैन डिले योर रिंकल्स, है ना, और बहुत अच्छा रहेगा, काफ़ी देर तक आप यंग रह सकते हो। आप एक दो फेस योगा की एक्सरसाइज ही बता दो। हाँ जी, जो मेन जैसे होता है, देखो हमारे विद एज क्या होता है कि ये वाला जो पोर्शन है ना, ये लटक जाता है आईब्रो के नीचे वाला, और वो नीचे को ऐसे आने लग जाते हैं, आईज़ भी छोटी हो जाती हैं। सो इसका मैं एक आपको बताती हूँ। इसके लिए जैसे आपने अपनी इंडेक्स फिंगर ली, अपने आईब्रोज़ के नीचे रख ली, ठीक है, आईब्रोज़ के नीचे ये रख ली। तो अभी आप अपनी आईज़ को, इसको यहाँ पे प्रेस किया, आप अपनी आईज़ को बंद करो। आप ज़ोर लगा के बंद करोगे, खोलोगे, बंद करोगे, खोलोगे, तो इससे क्या हो रहा है, आपकी स्किन स्ट्रेच हो रही है, ये वाला एरिया स्ट्रेच हो रहा है, तो इसकी एक्सरसाइज हो रही है, तो मसल्स इसके थोड़ा अच्छे हो जाएंगे एंड मीन्स यू कैन लिफ्ट इट, अच्छा लगेगा आपका ये वाला पोर्शन, जो आईब्रोज भी नीचे गिर जाते हैं वो लिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। एक तो ये हो गई। एंड अगर आपको जैसे यहाँ पे लाइंस पड़ी हैं, हो जाती है, लाइंस आ जाती है हमारे फेस पे, तो इसके लिए एक सिंपल एक्सरसाइज आप कर सकते हो। इसको, ये पोर्शन को यहाँ पकड़ लिया और इस हैंड से आपको ना इसको जैसे कैटरपिलर वॉक टाइप ऐसे ऐसे करते रहे थोड़ी देर, थोड़ा प्रेशर लगा के फिर इसको पुल करना है, फिर यहाँ पे थोड़ा प्रेस कर देना है। तो वही सेम इस साइड भी करना है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपकी ये स्किन लिफ्ट होगी, मसल्स को आदत पड़ेगी इस तरफ जाने की, एंड वो टाइट, यहाँ पे जब आप प्रेस करते हो वो मसल मेमोरी बिल्ड कर रहे हो, तो यहाँ पे फिर वो मसल यहाँ तक जा रहे हो तो वो मसल मेमोरी बिल्ड होती है, तो उससे क्या होता है कि आपकी ये लिफ्ट हो जाएगी धीरे धीरे। बट पूरी तरह नहीं आप कह सकते कि इस एज में आके, आप 50s में आके आप इसको कर सको, वो पॉसिबल नहीं है। आप पहले से करोगे तो डिले ज़रूर हो जाएगा। और मैम आजकल सोशल मीडिया में ना बहुत सारे ब्यूटी हैक्स दिखाते हैं, और बहुत लोग हैं जो सोशल मीडिया में आई हुई हर बात को मान भी लेते हैं, और वो अलग अलग चीज़ें ट्राई करते रहते हैं, मे भी कुछ काम करती है कुछ नहीं करती है। तो क्या कोई तरीका है जानने का कि कौन सी करेक्ट है, या उसको कैसे वेरीफाई करें, हर चीज़ अपने फेस पे ना लगाएं? कुछ ऐसे आपके पास टिप्स हैं? नहीं, एक्चुअली इसके लिए टिप देना तो बहुत मुश्किल होगा। यही है कि जो चीज़ें वो दिखाते हैं उनका तो एम है, उनको पता भी होता है कि ये चीज़ अच्छी है, बट वो साथ ये नहीं बताते कि ये कौन सी स्किन के लिए ठीक है। बिकॉज देखो टोमेटोज़ जो हैं वो एस्ट्रिंजेंट होते हैं, ड्राई करते हैं, लेमन भी ड्राई करता है ना। सो जो मलाई वगैरह है वो बहुत ऑयली होती है, तो कई बार इनका क्या होता है, ये जो कॉन्कॉक्शन बनाते हैं ना, तो इसमें ये सारी ड्रायर चीज़ों को मिला देंगे और बताएंगे कि बहुत अच्छा हो गया। सो जो बाकी जो लोग देख रहे हैं उन्हें ये नहीं पता कि ये मैं नहीं लगा सकती ड्राई स्किन पे, है ना, तो वो लगाएंगे तो ऑब्वियसली उनकी स्किन और ड्राई होगी। सो ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बट इसमें हम यही कह सकते हैं कि आजकल इंटरनेट जिंदाबाद, सब कुछ उसमें है। सो आप जब आप कुछ देखते हो, आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा है, तो आप उसके इंग्रेडिएंट्स को देख के सर्च कर लो गूगल पे। अगर आपको पता है कि ये ड्रायर है और आपकी स्किन ड्राई है, तो देन डोंट यूज़ दैट, उसको आप छोड़ दो, है ना। बिकॉज चाहिए तो एक्चुअली उनको बताना कि ये ड्राई स्किन के लिए ठीक है या ऑयली के लिए है, बट वो सब कुछ दिखा देते हैं। सो ये है, करो, फॉलो करो, ऐसी बात नहीं है, बट थोड़ा अपना भी लगाओ। ये नहीं कि उन्होंने जो बोल दिया वो कर लिया, थोड़ा सा आप भी चेंज कर सकते हो उस चीज़ों को। अगर आपने कोई ड्राई करने वाली चीज़ डालनी भी है तो 2-3 चीज़ों की जगह एक चीज़ डाल लो,
है ना, थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो। हाँ जी। और मेरे को ये भी पूछना था कि पिछले 4-5 साल से ना स्किन केयर के बारे में, स्किन केयर बहुत ज़्यादा जैसे इंडस्ट्री बढ़ रही है और लोग बहुत ज़्यादा स्किन केयर करने लग गए हैं। तो क्या आपको लगता है कि शायद जैसे बहुत सारे स्टेप्स करने लगे हैं, सिर्फ CTM नहीं करते, फेस ऑयल भी लगाते हैं, सीरम भी लगाते हैं, नाइट क्रीम, आई क्रीम अलग लगाते हैं, फेस क्रीम अलग लगाते हैं। तो क्या आपको लगता है लोग ओवरडू करने लग गए स्किन केयर, या जितना मिनिमल रखें उतना ही अच्छा है, या ये ओवर करना भी स्किन के लिए अच्छा है? वैसे तो मैं ये बोलूँगी कि हाँ, थोड़ा बहुत ओवर तो हो रहा है, बट इतना है कि अवेयरनेस आ गई है लोगों में, तो इसलिए लोग फॉलो भी कर रहे हैं ब्यूटी केयर रेजिम को। पर ये है कि हर एक का डिफरेंट होता है। लाइक आप ये नहीं कह सकते कि भी वो इतनी चीज़ें लगाते हैं तो मैंने भी वो लगानी है ना, ये नहीं हो सकता। आपकी स्किन में जो प्रॉब्लम्स है उससे रिलेटेड चीज़ें ही आप लगाओगे। अगर सपोज़ किसी के पिंपल्स हैं, एक्नी है, तो उसने उससे रिलेटेड अगर कुछ एक चीज़ ऐड कर ली है अपने ब्यूटी केयर रूटीन में, तो वो उसके लिए ठीक है ना। बट अगर आपकी नहीं है ये चीज़ें तो आप स्किप करोगे ना उस चीज़ को। सो चीज़ें तो बहुत आ गई हैं एंड लोग लगाने भी लगे हैं। एंड ऐसा नहीं है कि फ़ायदा नहीं होता, होता तो है, बट यही चीज़ है कि हर चीज़ को थोड़ा टाइम दे के लगाओ, है ना, बट बहुत ओवर भी नहीं करना। जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई, देखो सुबह CTM तो है ही है, उसके अलावा आप जैसे सीरम लगा लो डे टाइम में, AM वाली रूटीन में जो बताया है, PM में जो बताया, उतना भी कर लोगे तो इट्स मोर देन एनफ आई थिंक, है ना। तो उससे भी फेस बहुत अच्छा रहेगा, और इससे ज़्यादा क्या करने की ज़रूरत है, क्योंकि रेटिनॉल में आपको एंटी एजिंग का भी फ़ायदा मिलता है, पेप्टाइड्स में आपकी उसको वो मिल रहे हैं, कोलाजन मिल रहा है, सो थिंग्स लाइक दैट ना। सो ये सब चीज़ें हैं, तो फिर इससे और कोई प्रोडक्ट लाओगे जिसमें यही चीज़ें हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो हाँ जी। और मैम आइडियल एज किसी के लिए स्किन केयर रूटीन प्रॉपरली स्टार्ट करने की, क्योंकि आई थिंक बच्चों को भी नहीं बहुत ज़्यादा करना चाहिए, तो वो आइडियल एक एज क्या है कि उसके बाद एटलीस्ट शुरू कर देना चाहिए, चाहे सिर्फ CTM ही करो? हाँ देखो, आजकल तो मेरे ख्याल से जो बच्चे हैं वो भी बहुत अवेयर है इस चीज़ को लेके। स्कूल गोइंग किड्स को भी मैंने अपने कज़न्स के बच्चों को, गर्ल्स को भी देखा है कि वो इतनी यंग एज में भी उनको पता है कि अच्छा मॉइस्चराइज़र लगाना है, अब मैंने क्लेंस किया है, अब मैंने ये करना है, वो करना है। सो वो दे आर ऑलरेडी इनटू ऑल दिस, है ना, वो कर रहे हैं सब कुछ। बट एक आइडियल एज होती है जब आपको ये सारा कुछ फॉलो कर लेना चाहिए। आई थिंक टीन्स में कर लेना चाहिए, CTM तो चाहिए, है ना, CTM। बट 25 इयर्स के होके आपको फेशियल्स वगैरह वंस अ मंथ करवा लो, ऐसी चीज़ें हैं। बट इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप ब्यूटी पार्लर ही जाओ, आप घर में भी फेशियल कर सकते हो। फेशियल में यही होता है कि आपने बस कोई ऑयल ले लेना है जो आपके फेस को सूट करता है, या कोई क्रीम ले ली, बस फेस को थोड़ा ड्राई नहीं होने देना, थोड़ी थोड़ी देर में पानी लगाना है और मसाज करो। जो भी कुछ करना है आपने अपवर्ड स्ट्रोक्स में करना है, जो कुछ है वो अपवर्ड एंड आउटवर्ड, अप एंड आउट, बस यही फेशियल है। आप वहाँ जाते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है, बिकॉज रिलैक्सिंग हो जाता है कि कोई और आपको पैम्पर कर रहा है, बट ये खुद करने वाला एक वो है। ओके। और आपने स्किन कनेक्शन अपनी खुद की ब्रांड ऑफ स्किन केयर लॉन्च करी है, तो आपको वो क्यों आया कि मुझे वो ब्रांड लॉन्च करनी चाहिए, या आपकी इंस्पिरेशन क्या थी? क्या क्या उसमें प्रोडक्ट्स हैं और उनके फिर साथ बेनिफिट्स क्या हैं? देखिए, स्किन से तो मैं बहुत शुरू से ही, बचपन से ही रिलेटेड रही हूँ, बहुत कुछ ट्राई करती रही हूँ। एंड जैसे मैंने बताया कि बैक ऑफ द माइंड मेरे था कि मैं स्किन से रिलेटेड कुछ करूँ। सो फिर एक बार क्या हुआ कि मैंने एक वीडियो देखा जिसमें आकांक्षा पुरी जो एक्ट्रेस हैं, वो इंटरव्यू में बता रही थी कि मैंने इतना कुछ ट्राई किया है कि अब मैं इस पर एक बुक भी लिख सकती हूँ, लाइक ना। तो पता नहीं वो बात मुझे कैसे क्लिक करी। मैंने कहा मैं तो बचपन से ही कर रही हूँ सब कुछ, छोटी थी जब से मैं पढ़ रही हूँ, इतनी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, तो क्यों ना मैं बुक लिखूँ जिससे कि लोग इंस्पायर हों और उनको पता लगे कि कैसे क्या करना है। सो ये मेरी इंस्पिरेशन थी। सो इससे मैंने फिर इस पे करना शुरू किया, बुक भी लिखी। एंड ये हाँ जी, आपने बुक का पूछा था ना? मैंने ब्रांड का पूछा था। इससे इंस्पायर होके फिर मैंने अपना ब्रांड भी लॉन्च किया।
क्योंकि मुझे था कि इतना कुछ मैंने किया है लाइफ में, अगर सब कुछ पता है कौन सी चीज़ अच्छी है कौन सी नहीं है, तो क्यों ना शुरू करें। बट प्रॉब्लम्स बहुत आई थी बिकॉज मुझे पता नहीं था हाउ टू गो अबाउट इट, कैसे करना चाहिए शुरू, है ना। सो फिर ऑल थैंक्स टू गूगल बाबा, उससे ही सब कुछ पता लगा क्या करना होता है क्या नहीं। सो स्लोली एंड स्टडीली मैंने अपना ये लॉन्च किया। ठीक है, और स्किन कनेक्शन में कौन सा प्रोडक्ट है? स्किन कनेक्शन का अभी फ़िलहाल तो एक ही है, फेस सीरम। एंड वो फेस सीरम भी ऐसा है कि जैसे पिगमेंटेशन भी लाइट कर देता है। उसमें जो इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, तो कुमकुमादी तैलम जो है ऑयल, वो वैसे ही फेस स्किन के लिए बहुत अच्छा है। देन कश्मीरी केसर है उसमें, जो गुड फॉर वाइटनिंग योर स्किन, है ना। जैस्मिन ऑयल है जो आपके स्कार्स वगैरह रिमूव करता है। तुलसी, एलोवेरा, सो ऐसी कुछ चीज़ें जो हैं जो बहुत इफ़ेक्टिव हैं। एंड ये जेन्युइन प्रोडक्ट इसीलिए मैं बोलूँगी बिकॉज इसमें ये नहीं है कि एसेंस डाला हुआ है चीज़ों का, ये चीज़ें ही डाली हैं। सो हाँ जी, सो ये अब लॉन्च हुआ है एंड चल रहा है, ठीक चल रहा है। और ये कहाँ अवेलेबल है? ये अभी मैं ट्राई कर रही हूँ, अभी तो मैंने पार्लर्स में ही दिया है। एंड इवन जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स वगैरह हैं वो ले रहे हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, पेशेंट्स के लिए। बट अभी मैं थोड़ा ट्राई कर रही हूँ इसको थोड़ा अच्छे तरीके से मार्केट में लेके आऊँ। ठीक है, और आपने कहा आपको बहुत प्रॉब्लम्स हुई ना अपनी स्किन केयर ब्रांड लॉन्च करने में, तो अगर आज की डेट में कोई करना चाहे, कोई एक प्रोडक्ट या एक ब्रांड स्किन केयर से रिलेटेड अपनी लॉन्च करना चाहे, तो आप उनको कोई टिप्स देना चाहेंगे या कोई मैसेज देना चाहेंगे? हाँ जी, टिप तो यही होगा कि बिकॉज़ ये चीज़ जो है, एक तो इसमें आपको बहुत हाइजीन मेंटेन करनी पड़ती है जो कि घर में पॉसिबल नहीं है कि हम बनाएं। सो आपको कोई और लैब देखनी पड़ती है जहाँ से आप ये चीज़ें अपनी बनवा सको। फिर इसकी टेस्टिंग होती है पूरी प्रॉपर, तो टेस्टिंग से ये पास होके आएगी तब आप इसकी पैकेजिंग वगैरह करोगे, वो सोचना कैसे करना है। एंड उसके बाद इसका वो भी चेक कराना पड़ता है कि इसकी एक्सपायरी कब तक होगी। मीन्स बहुत चीज़ें हैं छोटी छोटी, बट अगर आपने सोच लिया था, अगर मैं कर सकती हूँ तो आई थिंक एनीबडी कैन डू इट। बिकॉज आजकल तो इंटरनेट है, सब कुछ देख के आप कर सकते हो, आपको पता लग जाता है कौन सी चीज़ कहाँ पे अवेलेबल है। सो आई थिंक करना चाहिए जो भी आपको वो है। सो इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, बट हाँ उसके बाद मार्केटिंग है जो आपको, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। आजकल लोग यही देखते हैं, तो मार्केटिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें भी बहुत टाइम लगता है एंड एनर्जी लगती है। आजकल बहुत लोग फील्ड वर्क पे जाते हैं और बाहर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, डर्ट बहुत ज़्यादा है, डस्ट बहुत ज़्यादा है, तो उससे भी आई थिंक स्किन काफ़ी डैमेज हो जाती है जब वो घर आते हैं, और उनको टाइम भी नहीं मिलता कि वो बीच बीच में अपना फेस वॉश कर सकें या कुछ भी और कर सकें। तो उनके लिए कोई रेमेडी स्पेसिफिक डर्ट और डैमेज के लिए? देखो, रेमेडी तो यही है कि अगर आप ब्यूटी केयर रूटीन फॉलो कर रहे हो डेली, उसमें अगर आपको पता है कि आप अभी नहा के निकले हो तो आपको अभी मॉइस्चराइज़र लगाना है, उसके बाद आपको कोई सीरम लगाना है, और फिर आप सनस्क्रीन लगा रहे हो, तो ये सब चीज़ें वैसे ही आपको हेल्प करेंगी, प्रोटेक्ट करेंगी पूरे डे में। एंड उसके बाद इवनिंग को आके आप अपना शाम की रूटीन जो है उसको फॉलो करो, जो आपने फेस वॉश किया एंड उसके बाद आप फिर से मॉइस्चराइज़र लगा रहे हो, फिर इवनिंग रूटीन में जो चीज़ें हैं, रेटिनॉल लगा ली, पेप्टाइड्स लगा लिए, तो ये ऑटोमेटिकली आपकी स्किन, मतलब फ़र्क उनको पड़ेगा जो कोई रूटीन फॉलो नहीं करते, जो बाहर भी रहते हैं, डर्ट में रहते हैं, घर आए फेस भी अच्छे से वॉश नहीं किया, ऐसे ही पानी से कर लिया, सो गए, तो उनकी फेस पे तो पिंपल्स होंगे, फ़र्क पड़ेगा। अगर आप एक रूटीन फॉलो कर रहे हो मॉर्निंग एंड इवनिंग, तो आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम आएगी। आपने अभी पिंपल मेंशन किए, तो आई थिंक एक्ने इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट पीपल फेस रिलेटेड टू स्किन। तो उसके लिए कोई स्पेशल रेमेडी या कोई स्पेशल रूटीन, कोई स्पेशल प्रोडक्ट जो यूज़ करना चाहिए एक्ने के लिए? एक्ने के लिए ऐसा कि इस एज में जब टीनेज में हो ही जाती है एक्ने, स्पेशली गर्ल्स को तो बहुत ज़्यादा होती है एंड इसके दाग भी रह जाते हैं। मैं तो ये बोलूँगी कि एक तो अपनी एक्ने को टच ना करो, उसको प्रिक नहीं करना चाहिए। आप करते होंगे, आपने किया होगा तो उसको प्रिक नहीं करना चाहिए, बिकॉज उससे क्या होता है कि दाग पड़ जाते हैं, जो ब्लेमिशेस हैं फिर वो जाते नहीं हैं जल्दी। तो वैसे ब्लेमिशेस के लिए भी ओवर द काउंटर वो ट्यूब्स वगैरह मिलती है, स्किनोवा एक है, बहुत अच्छी ट्यूब है। अब मुझे नहीं पता अब मार्केट में है कि नहीं, होगी ज़रूर, किसी और नाम से हो सकती है,
वो मैं शायद नेक्स्ट उसमें आपको बताऊं जो भी। तो ऐसी चीज़ें मतलब आपको इसको प्रोटेक्ट करके रखना है। दूसरा, आपको जितना हो सके आप अपना फेस वॉश करो डे में, बिकॉज ऑयली स्किन पे ही पिंपल्स होते हैं। तो जो ओवर ऑयल जनरेट हो रहा है आपकी फेस में, तो उसकी वजह से हो रहा है। बिकॉज क्योंकि डर्ट जो है वो ऑयल भी आपके फेस पे है, डर्ट आ जाती है, मिक्स होता है, ओपन पोर्स हो जाते हैं ऑयली स्किन से, तो वो पोर्स क्लॉग हो जाते हैं, तो पिंपल्स में बन जाते हैं, ब्लैक हेड्स होते हैं। सो ये सारी चीज़ें तो आपको ब्लैक हेड्स रिमूव कर लोगे अगर आप टाइम पे करा करोगे, तो फिर आपके पिंपल्स इतने नहीं बनेंगे। बट पिंपल्स को टच ना करो, यहाँ टच करके दूसरी जगह टच मत करो, है ना। तो और उसको प्रिक मत करो, और हेल्दी खाना खाओ, बहुत पानी पियो जितना पी सकते हो। एंड हेल्दी खाने में आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें खाओगे। अगर इंटरनली आप अच्छा खा रहे हो, आपका स्टमक क्लीन है, कोई कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए, तो फिर आपका फेस क्लियर हो जाएगा। ये अब मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन भी है। जैसे मैंने एक एएम रूटीन फॉलो किया, एक पीएम रूटीन फॉलो किया, और बीच में भी मैंने मुंह धो लिया, क्लेंस किया, क्योंकि डर्ट ज़्यादा हो गई, प्रॉपर फेस वॉश के साथ क्लेंस किया, तो क्या मुझे फिर से वो रूटीन करना है? ऑफ कोर्स, अगर आपने फेस वॉश किया है तो आपको फिर से, और ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट आप अपने उसमें, जैसे वर्किंग लोग हैं वो अपने पर्स में कैरी कर सकते हैं, जो आपने मॉइस्चराइज़र लगाया वो फिर से अप्लाई करो मॉइस्चराइज़र। उसके बाद अगर आपने और कुछ नहीं अप्लाई करना, कि चलो दिन ख़त्म होने वाला है, तो आप मॉइस्चराइज़र तो ज़रूर अप्लाई करोगे, उसके ऊपर सनस्क्रीन कर लो, बस इतना भी कर लोगे बहुत है। बट अगर आपने बहुत जल्दी आपने फेस वॉश कर लिया, पूरा दिन पड़ा है, तो आप फिर से लगा लो वो सारी चीज़ें, आप साथ कैरी करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। बिकॉज नहीं तो उसका इफेक्ट तो ख़त्म हो गया वॉश होके ना। करेक्ट, करेक्ट। और आपके हिसाब से कोई बिगेस्ट मिथ हो स्किन केयर के रिलेटेड जो अभी तक लोग बिलीव कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी? देखो, बिगेस्ट मिथ तो यही है स्किन केयर में, तो कि जो लोग सोचते हैं ना कि हम ये खाएंगे या ये लगाएंगे, और बहुत सारी एड्स भी आती हैं कि अब आप ये लगाओ, आपके रिंकल्स डिसअपीयर हो जाएंगे। मैं एक बात तो बता दूं सबको कि रिंकल्स जो एक बार आ गए हैं वो कभी जाते नहीं हैं। तो ऐसी कोई क्रीम नहीं है जो आपके रिंकल्स को डिसअपीयर कर देगी, थोड़ा लाइट कर देगी, वो भी जो फाइन लाइंस होंगी उनको, जो बहुत बहुत हार्ड हो गई हैं, प्रोमिनेंट हैं, वो थोड़ी लाइट हो सकती है, बट पूरी तरह से चले जाए इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये बहुत बड़ा मिथ है लोगों का कि भाई हाँ शायद हमारे रिंकल्स रिवर्स हो जाएगी, हमारी एज रिवर्स हो जाएगी। ओके। और अगर कोई डिले कर सकते हो आप, डिले करो एज को, अच्छा खाना खाओ, न्यूट्रिशियस फूड खाओ, आप डिले फेस योगा करो, फेस योगा करो, है ना, फेस केयर रूटीन फॉलो करो, तो ऑब्वियसली डिले हो जाएगी आपकी। पर एक बार ही जो आ गया वो नहीं जाएगा। लाइट हो जाएगा अगर आप इतना एफर्ट करोगे, आप इंटरनली भी केयर कर रहे हो, एक्सटर्नली भी लगा रहे हो, तो ज़रूर लाइट हो जाएगा, बट पूरी तरह इरेज नहीं होगा। और अगर कोई बहुत नया नया स्किन केयर रूटीन शुरू करने लगा है, तो 3 मस्ट हैव जो उसको यूज़ करने ही करने चाहिए, नो मैटर व्हाट, वो कौन से होंगे? हाँ जी, उसमें मॉइस्चराइज़र तो आएगा ही। एक मॉइस्चराइज़र बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे ऑयली स्किन हो, ड्राई स्किन हो, सेंसिटिव में तो खैर लगता ही है, किसी टाइप की स्किन हो मॉइस्चराइज़र चाहिए। प्लस उनको चाहिए एक ये लगाना सनस्क्रीन, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही प्रोटेक्ट कर रहा है आपको हर चीज़ों से। एंड एक है कि आप उसको सिरम, कोई सिरम लगा लीजिए, बिकॉज सिरम जो है, सिरम स्पेशली बनते हैं जो आपकी स्किन के अंदर तक जाएं। ये डिज़ाइन ही ऐसे होते हैं कि जो आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएं। सो अगर आप सिरम लगाओगे तो बहुत फ़ायदा होगा उससे। और जो डू इट योरसेल्फ या DIY स्किन केयर होते हैं जो हम घर पे बनाते हैं, और जो हम कई लोग प्रोफेशनल ट्रीटमेंट्स भी कराते हैं, तो दोनों में से आपका क्या व्यू है, बेटर या ज़्यादा इफ़ेक्टिव कौन सा होता है? देखो, DIY तो वो हो गया जो आप डेली घर में बैठे आराम से कर सकते हो, है ना। तो देखो इफ़ेक्ट तो वो भी करेगा, बट ये जो प्रोफेशनल ये हैं, इनमें ज़रूर कुछ तो है चीज़ें जो इन्होंने जो बनी हैं, जो आप वहाँ जाते हो इतनी ट्रीटमेंट्स देते हैं, केमिकल पील हो जाता है, या आपकी फेस को ब्राइटन करने के लिए भी कुछ कुछ यूज़ कर लेते हैं। इनसे फ़ायदा तो होता ही होता है, बट मैं ये बोलूँगी कि साइड इफ़ेक्ट्स भी तो होते हैं इनके, है ना। सो आप वो सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हो, वो पता नहीं क्या क्या केमिकल्स यूज़ करते हैं आपके फेस पे। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू फॉलो द नेचुरल वे। और एक कोई हैबिट जो हमें पता भी नहीं है, हम जनरली करते ही हैं, बट हमारी वो स्किन को ज़्यादा रूइन करता है सीक्रेटली, वो अगर आपको बताना हो तो?
हैबिट में तो ऐसे जैसे ये जो चाय एंड कॉफ़ी है, टी एंड कॉफ़ी, ये फेस पे बहुत बहुत गंदा इफेक्ट डालते हैं ओवर द टाइम. बट टी इज़ गुड फॉर हार्ट ऑल्सो, आजकल तो बोला जाता है. बट ऐसे नहीं, मेरे जैसे चाय नहीं पीनी चाहिए. मैं तो 6-7 कप्स अ डे ले लेती हूँ. सो इतनी चाय ना पियो, सो दैट आपको वो कैफीन जो होता है ना, वो ख़राब करता है स्किन को, एंड अल्कोहल करता है. सो इन चीज़ों से इफ़ेक्ट होता है. इवन पॉल्यूशन करता है, जो हमें पता ही नहीं है. एक्चुअली देखा जाए तो पॉल्यूशन जो है वो साइलेंट किलर है हमारी स्किन का. अच्छा. है ना, हमें लगता है कि चलो बाहर गए हैं तो क्या हुआ, हम ब्रीथ ही कर रहे हैं, ब्रीथ किया. बट एक्सटर्नली भी वो आपके अंदर तो इफेक्ट कर ही रहा है, इंटरनली एक्सटर्नली भी आपकी स्किन पे बहुत इफेक्ट कर रहा है पॉल्यूशन. आपका अभी आपके बारे में एक सेलिब्रिटी जो आपकी ब्यूटी आइकन हो, जिसकी आपको लगता है बेस्ट नेचुरल ब्यूटी है ऑल टाइम. आई वुड से रेखा, या बिकॉज बचपन से ही आई वॉज हर फैन. एंड मैंने उनकी वो जर्नी देखी है मैगजीन्स में, जब वो वेट उनका था, लाइक पुरानी मैगजीन्स भी पढ़ के सब कुछ देखती हूँ तो वो कैसे ट्रांसफॉर्म हुई हैं. और जो भी वो प्रोडक्ट लगाती है, मैंने जो भी उनके इंटरव्यूज़ में देखा है, वो हमेशा नेचुरल ही लगाए हैं उन्होंने. हेयर को भी उन्होंने नेचुरल हेयर ऑयल जो घर पे बना के यूज़ करते रहे. फेस पे भी घर की चीज़ें ही लगाई हैं. एंड योगा करके वो इतनी स्लिम एंड ट्रिम हो गई हैं. सो ये सब चीज़ें, तो आई थिंक शी इज़ द ब्यूटी आइकन फॉर मी. एंड आई थिंक बहुत लोगों के लिए होगी. करेक्ट. आई थिंक शायद कहते हैं ना, वाइन जैसा एज करना चाहिए. आई बिलीव वाइन फिर एज कर जाएंगी, बट रेखा जी नहीं करेंगी. बिल्कुल नहीं. हेयर केयर के बारे में भी आपने बोला, आपने ली हुई है ट्रेनिंग, तो उसमें हमारा क्या बेटर होता है, मतलब कैसे हम शाइनी लॉन्ग हेल्दी हेयर ले सकते हैं, ऑयलिंग अच्छी होती है कि नहीं, और कौन सा ऑयल सबसे अच्छा है, या कितनी देर ऑयल रखना चाहिए. बचपन में तो हम लोग तेल लगा के स्कूल तक चले जाते थे, और अब तो बोलते हैं नहीं, बस लगाओ और वॉश कर लो, वरना डस्ट और डर्ट चिपक के तुम्हारा बिल्कुल हेयर ख़राब कर देगा. तो आपका फिर इस पे हाँ, ये देखो, जैसे अभी बचपन में जैसे आपने बोला हम लगाते थे तेल, तो वो अच्छा था, हमारे बाल अच्छे थे तब, बहुत अच्छे थे. बट अभी सबको देख के हम भी थोड़ा चेंज हो गए हैं. लाइक आजकल की जो जनरेशन है, दे फील कि ऑयल लगा लिया तो स्टिकी हो गए हमारे बाल, कोई स्टाइल नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, गंदा सा लग रहा है, तो वो ऑयल प्रेफर नहीं करते. बट यही सबसे बड़ी गलती भी है. ये गलती सबसे बड़ी ये है कि हम ऑयल नहीं लगाते अगर, तो डैंड्रफ भी बहुत हो जाता है हमारे, है ना, स्किन ड्राई हो जाती है. तो वो ड्राई होगी और आपकी ग्रोथ भी नहीं हो रही. आप कुछ फीड ही नहीं कर रहे हो अपने बालों को, आप ऑयल बिल्कुल नहीं लगा रहे हो, हर वक्त उसको वॉश कर रहे हो, हार्श शैम्पूस लगा रहे हो, ट्रीटमेंट्स ले रहे हो पार्लर में जाके, हेयर ड्रायर यूज़ कर रहे हो, जल्दी में हो, घर पे भी यूज़ कर लेते हो, पार्लर में गए, रोलर्स लगाए, आजकल जो स्ट्रेटनिंग करते हैं, ये सारे केमिकल्स ही तो हैं, इससे डैमेज ही तो होता है, बाल होते हैं. बट इसके लिए अगर आपको ये, तो एटलीस्ट ऑयल लगाना तो बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आप हर वक्त ऑयल तो नहीं लगा के रख सकते, आजकल तो हम लोग भी नहीं ये करते, बचपन में तो लगा के रखते थे. बट अब आप ये कर सकते हो कि 1 आवर बिफोर यू टेक हेड बाथ आप ऑयल लगा लो. ऑयल लगा के धीरे धीरे अपने ना हैंड से मसाज कर लो. ठीक है, उसके बाद एक गर्म पानी लो बकेट में, एंड अपना एक टाल लो जो उसमें सोक करो, फिर उसको निचोड़ो एंड देन रैप इट अराउंड योर हेड. तो वो जो गर्म है ना, वो स्टीम हो जाती है एक तरह से. तो वो जो ऑयल जो आपने लगाया है वो आपके अंदर जाएगा, इसमें, है ना, रूट्स में जाएगा, तो वो इफ़ेक्ट करेगा. उसके बाद बेशक आप वॉश करके ना लगाओ ऑयल, ज़रूरी नहीं है. आपने फीड तो कर दिया ना, वीक में एक बार तो ऑयल लगा लिया, बस इतना भी कर लोगे तो बहुत है. बट मैंने देखा है आजकल की जो जनरेशन है वो ये भी नहीं करते, वो ऑयल लगाते ही नहीं हैं, ड्राई ही रखते हैं. तो ऑब्वियसली वो तो ब्रेक होंगे आपके हेयर, फिर लॉन्ग कैसे होंगे, ब्रेक होंगे, डैंड्रफ होगा, ड्राइनेस बढ़ेगी, लाइफलेस लगेंगे. सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. और अगर मेरे को प्री मैच्योर ग्रेइंग भी आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो उसका कोई सल्यूशन, कोई रेमेडी? हाँ, प्री मैच्योर ग्रेइंग का तो आप कुछ कर सकते हो, जैसे कि आपकी डाइट पे भी फ़र्क पड़ता है. हाँ, अगर हेरिडिटरी है तो आप उस पर कुछ खास नहीं कर पाओगे, बिकॉज़ वो फैमिली में चलता आ रहा है. बट अदरवाइज़ आप इसको, जैसे एक है, जैसे किसी ने यूज़ भी किया है हमारी फैमिली में, वो हड़ड़, बहेड़ा एंड आंवला, है ना, त्रिफला कहते हैं जो हम, पर मार्केट में त्रिफला मिलेगा तो हम जनरली लेते हैं स्टमक के लिए, है ना. बट ये
देखो हर चीज़ स्टमक से रिलेटेड ही है। अगर आपका स्टमक क्लीन है तो आपके फेस पे शो करेगा, आपके बाल अच्छे होंगे, सब कुछ होगा। एंड इन तीनों में ना इक्वल क्वांटिटी में लेके ये पाउडर अगर आप रात को ग्लास में डाल के पानी डाल के रख देते हो एंड सुबह पी लेते हो तो ये प्री मैच्योर ग्रेन के लिए भी बहुत इफेक्टिव। ओके। और किस एज से इसको पीना स्टार्ट कर देना? नहीं, एज का ऐसा कुछ नहीं है, एज का कुछ नहीं है, सब हर्बल चीज़ें हैं, आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, सो इतना कुछ वो नहीं है। बट ये है कि आप रेगुलर ना भी लो, है ना, ऑल्टरनेट ले लो इसको। बट ये प्री मैच्योर ग्रेइंग में हेल्प करेगा तब अगर आपकी हेरिडिटरी नहीं है तो, है ना। किसी के ऐसे ही आ जाते हैं, स्ट्रेस से आ जाते हैं। आप स्ट्रेस को भी कम करो, अच्छा खाना खाओ, हेल्दी फूड खाओ, ये सब चीज़ों से भी फ़र्क तो पड़ेगा। पर अगर एक बार ही ग्रे हो गए तो फिर वो वापस रिवर्स नहीं? रिवर्स तो कभी नहीं होंगे, ये भी एक मिथ है, कभी ये नहीं हो सकता। ये भी सोशल मीडिया पे हाँ बहुत जी, चलता हाँ, है। बहुत चलता है, बट कुछ भी कर लो। ये तो हो गया जो हम प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं फेस पे, हेयर पे, जहाँ पे भी। पर जो हम अंदर डालते हैं, जैसे आपने बहुत बारी बोला है अभी भी कि आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, तो डाइट, थॉट्स, दोनों चीज़ें मैटर करती हैं? हाँ, दोनों चीज़ें करती हैं। थॉट से तो ऐसे कि अच्छी थॉट होगी तो आप ऑब्वियसली अच्छा फील करोगे, तो आपके फेस पे शो करेगा, वो ग्लो दिखेगा। अगर आप अंदर से फ्रस्ट्रेटेड हो, गुस्से में हो या कुछ भी है तो वो आपकी लाइंस वैसे ही विजिबल होती है। कोई भी आपको देखेगा तो वो बोल देता है ना कि आप आज गुस्से में हो, मूड ठीक नहीं है, बिकॉज वो हमारे फेस पे दिखता है। सो इससे हम कह सकते हैं कि थॉट्स इफेक्ट करती हैं। तो वो फिर अगर हम हर वक्त ही गुस्सा कर रहे हैं तो वो फ्राउन लाइंस पड़ेंगी फेस पे, वो परमानेंट हो जाएंगी धीरे धीरे, है ना। सो इन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। प्लस जो हम खाते हैं तो वो ऑब्वियस है कि हमारे फेस पे दिखेगा। जो हम इंटरनली हैं वो एक्सटर्नली शो करेगा ही करेगा। सो आप अगर खाना अच्छा खा रहे हो, फ्रूट्स खा रहे हो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड कलरफुल वेजिटेबल्स एंड दैट टू सीजनल वेजिटेबल, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज क्या होता है कि जैसे हम अभी यहाँ हैं प्लेन में, अब यहाँ समर्स के टाइम में हम समर की वेजिटेबल ही खाएं, पर क्या होता है कि अगर हमें गोभी चाहिए तो हिल से आ जाती है, तो हम वो खा लेते हैं। तो हमें लगता है कि भी हाँ चलो वहाँ बनी है, वहाँ की आई है तो हम खा लें, बट रह तो हम यहीं रहे हैं ना, तो इस प्लेन्स में रह रहे हैं तो उसके सीज़न के हिसाब से खाओ ना। नेचर ने भी कुछ सोच के बनाया ये सब कुछ। सो हमें सीज़न के हिसाब से खाएंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होगी। अगर आप सीजनल वेजिटेबल खाओगे तो आप बीमार भी ज़्यादा नहीं पड़ोगे। अच्छा। ये भी एक फैक्ट है। तो अगर एजिंग और फिटनेस की बात करें तो एक खाना जो ज़रूर खाना चाहिए और एक जो बिल्कुल ही स्टॉप कर देना चाहिए खाना? देखो स्टॉप करना तो आई थिंक वो सबको ही पता है क्या स्टॉप करना चाहिए। शुगर, जंक जो भी है। और जो एक खाना चाहिए वो है, एक चीज़ तो नहीं मैं बोलूँगी, बट फाइबर आपकी बॉडी में जाना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप फाइबर जिसमें ज़्यादा है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब खाइए, है ना। तो ये ज़रूर इंक्लूड करिए आपका उसमें डाइट में। फाइबर होगा तो आपका स्टमक क्लियर रहेगा, आपके फेस पे अच्छा होगा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, है ना। और शुगर को आप अवॉइड करोगे तो ऑब्वियसली आप एज भी नहीं करोगे जल्दी। हाँ, शुगर बहुत जल्दी एज करती है। ग्रीन टी भी आजकल बोला जाता है स्किन के लिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है बिकॉज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसका मतलब उसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? हाँ, एंटीऑक्सीडेंट्स भी बहुत ज़रूरी हो गए हैं आजकल, बिकॉज पॉल्यूशन है देखो कितना, एंड बाहर हम ब्रीथ कर रहे हैं पॉल्यूशन को, अंदर भी स्किन पे भी इफ़ेक्ट कर रहा है। तो एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स जो हैं वो इनको फाइट करते हैं। हमारी बॉडी में जो ना फ्री रेडिकल्स ऑलरेडी हैं, बट इन स्मॉल क्वांटिटी। बट अगर ये पॉल्यूशन से और गंदी डाइट से, अगर आप अच्छी डाइट नहीं ले रहे, इन सब चीज़ों से ना फ्री रेडिकल्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जब वो ज़्यादा बॉडी में हो जाएंगे तो यू विल फॉल सिक, इम्यूनिटी पे असर पड़ेगा, और फेस पे तो जो भी हमारे अंदर होगा, हमारी हेल्थ से रिलेटेड होगा, वो हमारे फेस पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। सो एंटीऑक्सीडेंट्स अगर आप लेते हो, दिन में 2-3 एंटीऑक्सीडेंट तो लेने ही चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट या ग्रीन टी, है ना। डार्क चॉकलेट ले लो आप। अच्छा। हाँ, डार्क चॉकलेट भी रिच इन एंटीऑक्सीडेंट, बट उसमें भी आपने ये देखना है 70% कोको हो और 30% शुगर हो, जो थोड़ा बिटर साइड में होता है, दैट डार्क चॉकलेट। तो ये हो गया। टर्मरिक इज़ ऑल्सो वेरी गुड, दूध में मिला के ले लो या पानी में डाल के पी लो, है ना।
पानी में डाल के पी लो, ये भी बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। सो जितनी भी बेरीज़ हैं, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, है ना, ये सारी चीज़ें, ब्लूबेरी, ये भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। सो ये आप देख सकते हो ऑनलाइन, एंड इस हिसाब से आप एंटीऑक्सीडेंट फूड इंक्लूड करो। रोज़ की 2-3 चीज़ें तो आपकी हो जाए अगर एंटीऑक्सीडेंट, तो इट्स बेस्ट, मतलब आपको इंटरनली एंड एक्सटर्नली फिट रहोगे। जस्ट टू क्लियर फॉर आवर ऑडियंस ऑल्सो, एंटीऑक्सीडेंट होता क्या है? एंटीऑक्सीडेंट वही चीज़ है जो बॉडी में जाती है तो फ्री रेडिकल्स से फाइट करते हैं। और रेडिकल्स फ्री रेडिकल्स ऑलरेडी हमारी बॉडी में होते हैं, वो भी आप ये बोल लो कि जो बॉडी को हार्म करते हैं, थोड़े बहुत होते हैं, यू कैन से बैक्टीरिया टाइप ऐसा कुछ, जो फ्री रेडिकल्स हैं तो वो ऑलरेडी होते हैं, बट कुछ क्वांटिटी में होते हैं, पर वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो उनको फाइट करता है एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड डाइट जो भी है। आजकल तो कैप्सूल्स भी आ गए हैं, एंटीऑक्सीडेंट कैप्सूल्स भी देते हैं। आप स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाओगी तो वो बोलेंगे ये खा लो कुछ दिन। कोई डेली हैबिट जो लोग अपने रूटीन में डाल सकते हैं बिना ज़्यादा एफर्ट करे, जो उनकी डाइजेशन और स्किन ग्लो में हेल्प करे? एक तो आपने एंटीऑक्सीडेंट बता ही दिया, इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट है, और जैसे वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर, देखो कई लोग कहते हैं कि हम जूस पी रहे हैं, जूस को भी काउंट कर लेते हैं वाटर में, ठीक है, आप वो भी काउंट तो हो जाएगा, बट अगर आप ये बोलोगे कि कोई न्यूट्रिशियस फ़ायदा हुआ है जूस से, तो वो नहीं हुआ होगा आपको, बिकॉज जूस में शुगर ही ज़्यादा होती है। बट अगर आप पानी के तौर में गिन रहे हो कि हाँ मैंने 4 ग्लासेस पानी के पी लिए, 2 आज जूस के पी लिए, तो आपका वो पूरा हो जाएगा। आप 3 वो पी लिए, 8 ग्लासेस पूरे करने हैं तो ठीक है, बट अदरवाइज़ आई वुड सजेस्ट कि जूसेस को मत पियो, अगर पानी ही पी रहे हो तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो आप 8 ग्लासेस पीते होगे, तो मतलब कैसे, क्या आप उसको अलग अलग टाइप ऑफ वाटर में बांट देते हो, और कब ज़्यादा पीना चाहिए? क्योंकि वॉशरूम का भी फिर इशू आता है। हाँ जी, ये इशू तो सबको ही आता है। एंड हाँ, पानी जैसे आजकल डिटॉक्स वाटर बोलते हैं, सो आप घर पे अगर बना रहे हो, कुछ क्यूकम्बर वगैरह, कैरेट डाल दिया कुछ उसमें ना, आप बना लोगे घर पे, तो नींबू डाल लिया, वो तो अच्छा है, आप पी सकते हो, उससे डिटॉक्स हो रहा है, एंड वो पानी भी जा रहा है अंदर, डिटॉक्सिफिकेशन भी हो रही है। एंड उसके साथ आप जैसे ग्रीन टी वगैरह पियोगे तो वो भी उसमें काउंट हो जाता है। एंड डिफरेंट वो हो जाता है कि जैसे आपने अगर रात को सुबह उठ के आपने पीना है, फर्स्ट जो वाटर लेना है मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग, वो गर्म करके पीना होता है, तो उसमें आप पानी को रात को मेथी सोक कर दी, अच्छा एक दिन जीरा सोक कर दिया। जीरा वाटर भी अगर आप रेगुलर पियोगे तो वेट लूज़ होता है उससे, अगर रेगुलर हो तो जीरा वाटर पी लिया, कभी अजवाइन का पानी पी लिया, तो ये सब अगर आप रात को सोक करके रख देते हो एंड सुबह उठ के उसको गर्म करके पी लेते हो पानी को, तो ऐसा पानी भी बहुत अच्छा है। ये पूरे दिन भी आप पी सकते हो, अपनी बॉटल में पानी है और उसमें आप ये सारे सीड्स वगैरह रख सकते हो। चिया सीड्स भी आजकल बहुत चिया सीड्स, हाँ जी, चिया वैसे अच्छा है, इट शुड नॉट इन द फॉर्म ऑफ कि वाटर में डाल दिया और उसका असर आ गया, वो नहीं, बट उसको आप भिगो लोगे, सोक करोगे, वो फूल जाता है ना, तब आप उसको खाओ, इट्स वेरी गुड, बिकॉज उसमें ओमेगा 3 भी है, फैटी एसिड्स, जो हमारे फेस को, स्किन को ज़रूरी है, चाहिए। सो चिया सीड्स उसके लिए बहुत अच्छे हैं। और जो ये 8 ग्लासेस है, ये कैसे डिवाइड कर लेने? हाँ, 8 ग्लासेस का ऐसा है कि आप जितना पानी पी सकते हो ना, मॉर्निंग में पियो, फर्स्ट हाफ में पियो तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज सेकेंड हाफ में आप 1-2 ग्लासेस ही रखो, बिकॉज तभी फिर आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी वॉशरूम वाली। तो हाँ, तो अगर शुरू में देखो पिया भी नहीं जाता, बट आपको एक आदत डालनी पड़ेगी। और कई बार क्या होता है कि हमें भूख लगी होती है, तो हमारा वो ब्रेन जो है ना, वो गलती से हमें पानी की भूख लगी होगी, बट हमें लगता है कि हमें भूख लगी है, तो अगर हम 1 गिलास पानी पी लेंगे ना, तो वो बिल्कुल बैलेंस हो जाता है। सो इस वे से भी आप ले सकते हो, अगर बहुत भूख लगी है तो याद आ जाता है कि पानी का 1 गिलास पीना है, चलो पी लो, इस तरह भी आप वाटर इनटेक कर सकते हो। और स्किन केयर और ब्यूटी स्लीप का तो आपस में बहुत माना जाता है, तो ब्यूटी स्लीप क्या होती है और कितना इम्पोर्टेंट है? ब्यूटी स्लीप बहुत इम्पॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर ब्यूटी बट फॉर योर ओवरऑल हेल्थ। अगर आप उसको 8 आवर्स ऑफ स्लीप कहते हैं, बहुत ज़रूरी है, बट कई लोगों को 7 आवर्स की स्लीप भी चाहिए, कईयों को 8 चाहिए, कईयों को और कम चाहिए, बट स्लीप मीन्स कि आपको बहुत अच्छे से नींद आए। बट
अगर जैसे हम सोते हैं, अगर हम कहते हैं 8 घंटे सोना ज़रूरी है, 12 बजे सोए, सुबह 8 बजे उठे, वो स्लीप नहीं हुई। क्योंकि हाँ, बॉडी का एक वो सेट है रूटीन, तो उसने उस टाइम में अपना बॉडी ने हील करना है, अंदर जो उसने काम करना है वो सब करना है। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू स्लीप बाय 10। अगर आप 10 बजे सो जाते हो तो वो इनिशियल टाइम जो बॉडी का रिपेयरिंग टाइम है वो बॉडी को मिल जाता है, तो आपकी बॉडी रिपेयर हो जाती है। क्योंकि अगर आप लेट सो रहे हो 12 बजे तो रिपेयरिंग टाइम तो चला गया, बॉडी ने जो काम करना था वो टाइम आपने गंवा दिया। अब तो आप सिर्फ सोओगे और उठोगे, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना। सो अगर आप 10 बजे सोओगे तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, बिकॉज वही ब्यूटी स्लीप है, उसी से। अच्छा, सो इट इज़ द टाइम ऑल्सो एंड द आवर्स ऑल्सो, बोथ। यस, आवर्स, हाँ, आवर्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड दिस टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि 10 बजे सो, क्योंकि वो रिपेयर टाइम बॉडी का होता है। और अगर 10 बजे सो रहे हैं तो फिर डिनर कब करना चाहिए? 2 आवर्स बिफोर स्लीपिंग। वैसे तो ये कहते हैं कि जैसे आज पुराने टाइम में भी होता था, आज भी शायद कुछ विलेजेस में होता है, सनसेट से पहले खाना खा लेते हैं। हाँ, हाँ, खाते हैं। एंड अगर खा लो तो बहुत अच्छा है सनसेट से पहले, बिकॉज जब तक सन है हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट रहता है, और आफ्टर सनसेट थोड़ा स्लो हो जाता है। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव फूड वाइल द सन इज स्टिल देयर। एंड बट अगर आप नहीं खा सकते, जैसे कोई ऑफिस गया है, कुछ है, नहीं खा सकते, तो 2 आवर्स पहले खा लो। अगर आप 10 बजे सो रहे हो तो 8 बजे खाना खा लो, है ना। थोड़ा तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा इसमें। जैसे आजकल वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, लोग 10-11 बजे तो घर ही आते हैं, तो फिर अगर वो खाएं और वो 2 आवर्स का करें, फिर वो स्लीप का, तो फिर उसमें इसमें तो फिर वो खुद वो कुछ अपने लिए कर सकते हैं, जैसे टिफ़िन ले लिया या उन्होंने अपना कुछ घर से लेके आ गए पहले ही, और अपना टाइम देख लिया कि मैंने घर जाके इतने बजे सोना है तो 2 आवर्स पहले मैं खा लूँ, है ना। सो ये कर लें तो ज़्यादा रहेगा। अदरवाइज़ इसका तो और कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज जो वर्किंग है उन्होंने तो काम करना ही है, तो स्लीप तो उनकी ऑब्वियस थोड़ी डिस्टर्ब रहेगी। वो रिपेयरिंग टाइम तो चला जाएगा, बट फिर भी कोशिश करें कि जितना जल्दी घर आके सो सके तो सो जाएं। और क्योंकि हम स्लीप की बात कर रहे हैं तो डार्क सर्कल्स स्लीप से बहुत एसोसिएटेड हैं, तो डार्क सर्कल्स का रीज़न सिर्फ लैक ऑफ स्लीप ही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लैक ऑफ स्लीप से भी होते हैं, बट कई बार आपने देखो कई लोग बीमार होते हैं, उनके हो जाता है, एनीमिक लोगों के डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, है ना। तो डार्क सर्कल के बहुत रीजंस हो सकते हैं, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ दैट। स्किन ड्राई है तो हो जाएगा, अगर हम ज़्यादा स्ट्रेस डाल रहे हैं अपनी आइज़ पे फ़ोन ज़्यादा देख रहे हैं, कर रहे हैं, उससे भी तो होगा। बिकॉज अंडर द आई जो है ना, हमारे कोई ऑयल ग्लैंड्स नहीं है, ठीक है। सो इसको, ये जो एरिया ये बहुत डेलिकेट है और इसको ऑयल नहीं मिलता एक्सटर्नली, इसलिए आई क्रीम्स बनती है, एक्सटर्नली अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है इस पे ऑयल, है ना। और हमेशा रिंग फिंगर से करो, सो दैट धीरे से वो होगा, क्योंकि प्रेशर नहीं पड़ता रिंग फिंगर से जब आप करते हो। सो इसको ऑयली रखना बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर ऑब्वियस आप इंडेक्स से करोगे तो सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। आप करके देखो, ऐसे करोगे तो ज़्यादा लगेगा आपको। अगर आप रिंग फिंगर यूज़ करोगे तो इतना जोर ही नहीं है इसमें, करेक्ट, है ना। वो थोड़ा हिलती है, इतना वो नहीं। तो आप जहाँ भी डेलिकेट जगह है उस पर रिंग फिंगर को यूज़ करके लगाओ। तो हाँ, इसको दबाना नहीं होता ज़्यादा अंडर आई उसको। तो अगर ज़्यादा आप प्रेस कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, उससे भी डार्क सर्कल्स हो सकते हैं। आपने अपनी जर्नी शेयर करी 70s 80s से आप बता रहे हो, तो आई एम गेसिंग यू आर इन योर लेट 50s। यस। बट आप काफ़ी फिट और काफ़ी लीन है, आप शुरू से ही ऐसे हैं या आपकी फिटनेस जर्नी रही है? अगर है तो उसके बारे में आप बताइए। वैसे तो मैं शुरू से ही वो थी, जब अनमैरिड थी तो बहुत ही पतली थी, तब तो सब कहते थे बहुत पतले हो, बहुत पतले हो, मीन्स मजाक ही होता था। बट आफ्टर चाइल्ड बर्थ वगैरह, तो उसके बाद मैंने वेट गेन किया था। एंड धीरे धीरे फिर क्या हुआ कि जो जंक फूड में ज़्यादा आ गया सब कुछ, तो वेट गेन तो हो गया था। तो फिर मुझे शुगर भी हो गई थी, बॉर्डर लाइन हो गई थी, तो बीपी हो गया था। सो डॉक्टर ने फिर एडवाइस किया कि आप या तो एक्सरसाइज करो और या फिर आप मेडिसिन ले लो, 2 चीज़ें हैं। सो तब मेरी जर्नी, ये फिटनेस जर्नी स्टार्ट हुई। तो तब मैंने एक्सरसाइज भी अपनी उसमें रूटीन में लेके आई, रेगुलर एक्सरसाइज करनी शुरू की। एक्सरसाइज में क्या, वॉक करती थी ज़्यादा, और कुछ नहीं किया। कभी कभी बीच में, नहीं, जिम तो मैं कभी नहीं, कभी गई नहीं ना। हमने अपने बच्चों को कभी जिम का बोला है कि जिम जाओ, जिम में जाके, हाँ,
नहीं, मुझे लगता है कि हाँ, जो लोग जाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है. आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अगेंस्ट गोइंग टू द जिम, बट आई फील कि आप जो एक्सरसाइज करते हो, वॉक करते हो, या अपने गार्डन में जाके कुछ एक्सरसाइज कर रहे हो, प्लैंक्स कर रहे हो, योगा कर रहे हो, जो कुछ कर रहे हो वो नेचर में कर रहे हो. सो जो आप वो हवा भी ब्रीथ कर रहे हो, फ्रेश एयर ब्रीथ कर रहे हो, है ना, तो वो एटमॉस्फेयर ही इतना अच्छा होता है कि आपका मूड भी लिफ्ट हो जाता है. तो बहुत फ़र्क पड़ता है. जिम में क्या है, आप एक को देख रहे हो वो बहुत ज़ोर से लगा करनी है एक्सरसाइज, वो जोश में आके आप भी लग जाते हो कि मैं भी ऐसे करूं, है ना. तो वो आई डोंट थिंक कि वो इतना हेल्दी ही रहता है अपने लिए. अपनी बॉडी के हिसाब से ही करे तो ज़्यादा अच्छा है. प्लस हर एक के हाथ लगते हैं, स्वेट वगैरह लगता है, एंड एसीज़ में कर रहे हो, आपको कोई फ्रेश एयर नहीं मिल रही. सो मुझे आई फील कि ये सब चीज़ें होती हैं. सो मैंने कभी बच्चों को भी एनकरेज नहीं किया. उन्होंने भी बॉडी बनाई है, बट विदाउट गोइंग टू द जिम, एक्सरसाइज करके घर पे. और वॉक कितनी देर आप करते हो? वॉक देखो 40 मिनट्स तो बहुत ज़रूरी है करना टू कीप योर सेल्फ फिट. बट अगर 30 भी कर ले तो बहुत है. इनिशियली व्हेन यू स्टार्ट तो 20 मिनट्स से स्टार्ट कर लो, बट 30 अगर रखे, देखो 150 आवर्स होने चाहिए वीक में ऑफ एक्सरसाइज. हाँ जी, 150 मिनट्स होने चाहिए. एंड 30 मिनट्स अ डे अगर आप करोगे 5 डेज अ वीक तो आपका वो पूरा हो जाता है. तो 2 दिन आप रेस्ट कर लो, है ना. अगर करना भी चाहो तो कर भी सकते हो. बट एक कहते हैं ना कि बॉडी को भी थोड़ा टाइम देना चाहिए. जैसे मसल्स भी अगर हम रोज़ वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं तो एक दिन ब्रेक भी देनी चाहिए, सो दैट वो मसल्स आपके थोड़ा बिल्डअप हों या उनको टाइम मिले, है ना. तो ये वॉक के साथ भी ये आप रेगुलर करोगे तो बॉडी इम्यून हो जाएगी. एंड थोड़े थोड़े चेंजेस करते रहने चाहिए. कभी ब्रिस्क कर रहे हो तो कभी आप थोड़ा दौड़ रहे हो, फिर थोड़ा स्लो वॉक कर रहे हो, स्प्रिंट कहते हैं जो वो लगाना, ये सब कुछ थोड़ा अपनी रूटीन में अगर चेंज करोगे तो बॉडी थोड़ा चैलेंज होती है ना. कभी योगा स्टार्ट कर लिया, बिकॉज एक ही रूटीन से बॉडी गेट्स यूज टू इट, इम्यून हो जाती है, उस पर फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता. और ब्रिस्क वॉक आपने बोला, तो वो अगर एक्सप्लेन करना चाहो आप तो? ब्रिस्क वॉक होती है जो हम बहुत तेज़ करते हैं, जब हमारा सांस फूलने लगे तो वो हुई ब्रिस्क वॉक. जॉगिंग नहीं, जॉगिंग भी नहीं, फास्ट वॉक जो एक करते हैं, बहुत फास्ट, आप कहीं ध्यान नहीं दे रहे हो, तेज़ तेज़ जा रहे हो, और जब आपको सांस चढ़े ना तो वो एक्चुअल है कि आपकी कार्डियो एक्सरसाइज हो रही है. एंड वो ब्रिस्क वॉक के बाद घर पे भी अगर आप पूरा दिन भी रह रहे हो, कर रहे हो, तो आपका वेट लूज होता जा रहा है, कैलोरीज बर्न हो रही हैं अगर आपने एक बार कर लिए. आई हैव ऑल्सो हर्ड कि 50s के बाद अब आपका वेट रिड्यूस होना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है. क्या ये सच है? इम्पॉसिबल तो नहीं होता, बट हाँ, बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, मुश्किल हो जाता है. हाँ, बिकॉज मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है. अब मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो ऑब्वियसली आपकी कैलोरीज बर्न नहीं होंगी, तो वो सारा कुछ जो भी आप खा रहे हो वो कन्वर्ट होता रहेगा और आप मोटे रहोगे. सो थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, आपको थोड़ा टाइम लगता है. बट उसके लिए आपको ना थोड़ी स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस करनी चाहिए टू इंक्रीज़ योर मेटाबॉलिज्म. अगर हम वेट लिफ्टिंग करते हैं, स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करते हैं, तो जिससे बॉडी को स्ट्रेंथ मिले, मसल्स बने, है ना, तो उससे फिर आप ये कह सकते हो मेटाबॉलिज्म आपका फास्ट हो जाता है. आपने मेंशन किया था जब हमने ब्रांड की बात करी थी कि आपने बुक्स भी लिखी हैं, तो वो किसके बारे में है, किस नाम से है और कहाँ अवेलेबल है? देखिए, एक तो ब्यूटी के ऊपर लिखी है जो मैंने बताया था, इंस्पायर हुई थी आकांक्षा पुरीको से. तो वो बुक मेरी फ्लिपकार्ट पे है, एंड उसका नाम है कस्टमाइज योर ब्यूटी नाउ. सो ये बुक जो है, आई मीन यू कैन से कि जिसको बिल्कुल कुछ पता नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है ब्यूटी की, वो भी अगर ये बुक उठा लें और पढ़ें तो उससे उनको बहुत सिंपल इंग्लिश में है, बहुत सिंपल, सिर्फ टू द पॉइंट चीज़ें लिखी हुई है. इतना ज़्यादा इलेबोरेट नहीं किया कि आप पढ़ के बोर हो जाओ. आप जो खोलोगे आप देखोगे, अच्छा पहले स्किन टाइप बताया है, कैसे स्किन आपकी कैसे टेस्ट करना है, उसके बाद आप अपनी स्किन टाइप के हिसाब से प्रोडक्ट कैसे पाई करोगे, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स देखने होते हैं, फिर साथ ही होममेड रेसिपीज़ भी शेयर की हैं हर डिफरेंट स्किन के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स के लिए. सो साथ ही फिर डाइट भी शेयर की है इसमें कि टू लूज़ वेट क्या करना चाहिए, थोड़ा बहुत वो अपनी कस्टमाइज़ कर लो उसको देख के, है ना, डाइट अपनी कस्टमाइज़ करके वेट लूज़ कर सकते हो. प्लस थोड़ा मेकअप का है, जैसे आपकी आईज़ अगर किसी की छोटी है तो बड़ी दिखें,
है ना। तो वो फिर उसको सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो कंटेंट्स में देखे, अच्छा आई मेकअप करना है तो इस पेज पे जाओ और मेरी आईज़ चलो ये वाली हैं, क्लोज प्लेस्ड हैं, तो फिर मैं ये ऐसे करूं, फिर उसमें होता है आई लाइनर थोड़ा दूर लगाओ, है ना, ऐसी ऐसी चीज़ें, आई शेडो कौन सा लगाओ जिससे आपकी थोड़ी बड़ी लगें आईज़, है ना। फेस शेप्स भी बताई हैं, इवन बॉडी शेप बताई है, कौन सी बॉडी शेप को क्या सूट करता है, कौन सी ड्रेस सूट करेगी, प्रिंट सूट करेंगे, कलर्स करेंगे, ये सब चीज़ें। हाँ, एंड द सेकंड बुक? सेकंड बुक जो है वो मेरी मेमोरीज़ है। वो जैसे कि मैंने बताया, मेरे बच्चे भी इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है कि मामा आप कैसी बात कर रहे हो, ये तो फेरी टेल्स में ही हमने पढ़ा है, होता नहीं है। सो मुझे था कि मैं अपनी लाइफ के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में शेयर करूं, जो जो मैंने फेस किया या जो देखा, तो वो सब मैंने इस पे मेमोरीज़ में लिखा है, ये उसके बारे में। अब आप इतना ज़्यादा अकम्प्लिश हो गए हैं, इतना अप्रिशिएट होता है, मैगज़ीन कवर्स पे भी आपकी फ़ोटोज़ आती हैं, तो आपकी फैमिली की तरफ से कैसा सपोर्ट है? फैमिली का तो वही है ना, जो हम कहते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर, वही काम है। सो किसी को लगता नहीं है कि मैंने कुछ अचीव किया है। आपको तो लगता है, मुझे तो लगता है। मुझे तो लगता है मैं बहुत खुश हूँ, बट उन लोगों को, बच्चों को, हस्बैंड को बड़े कूल है, उनको लगता है कि क्या है, मैं जा दिखाऊंगी, देखो ये कवर में मेरा आ गया, अच्छा ठीक है, नो बिग डील टाइप ना, उनको ये लगता है। बट अदरवाइज दे आर वेरी सपोर्टिव। वो ये नहीं है कि ऐसे नहीं बोलते कि यहाँ से कोई ऑफ़र आया तो मत कर, ये नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं है। सो बहुत खुश होते हैं कि ये कर रही है, बट ऐसा नहीं है कि वो बड़े वो है, उनको लगता है कि भी हाँ ये तो अब उसमें आ रही है, या इसको बुला रहे हैं, ज्यूरी के लिए भी बुलाया था मुझे। अच्छा। ये मिसेस इंडिया का जो था, बट खैर मैं जा नहीं पाई, वो मेरा अपना ही डिसीजन था। मैंने कहा नहीं, घर छोड़ के अब ये सब चीज़ों के लिए मैं जाऊंगी। फिर हाँ, एक बार मैं गई थी दिल्ली में, वो था ब्यूटी एंड द बेस्ट मैगज़ीन ने इनवाइट किया था, तो उसमें जो बेस्ट स्किन थी, जिसकी जो कंटेस्टेंट थी, उसको मैंने क्राउन पहनाया था। ओह वेरी नाइस। एंड और साथ में मिस इंडिया भी थी, जो आई थिंक 1918 की थी मिस इंडिया, वो भी थी। तो उनके साथ साइड में मैं थी, फिर मैंने उसको ब्यूटीफुल स्किन को मैंने क्राउन किया, बाकियों को उन्होंने किया। सो ये भी एक अचीवमेंट थी, जो मुझे तो अच्छा लग रहा है कि हाँ, जो कुछ मैं चाहती थी लाइफ में वो सब कर रही हूँ। बट चलो। आपने इफ आई एम नॉट मिस्टेकन मिसेस इंडिया में कोचिंग? हाँ जी, मैं मेंटोर थी उनकी, जो फाइनलिस्ट थे मिसेस इंडिया के 18 फाइनलिस्ट, उनकी मेंटोर थी। तो मुझे बोला गया था कि आप इनको स्किन केयर के ऊपर थोड़ा बताओ कि अपनी स्किन का कैसे ख्याल रखें। तो उसकी मैंने ऑनलाइन क्लास ली थी उनकी, 35-40 मिनट्स की। एंड विच ईयर वाज दिस? दिस ईयर ओनली। 2025? इट वाज इन, नहीं, नॉट 2025, सॉरी, इट वाज इन 24 नवंबर, ओके 30th नवंबर। ओके। जब हमारी बात हो रही थी तो आपने मेरे को बताया था आपका गोस्ट के साथ कुछ तो कनेक्शन है, तो हमारे एक ऑडियंस को बताओ कोई एक ऐसी स्टोरी, या कितनी बारी यू हैव एक्सपीरियंस? हुआ तो एक्सपीरियंस आई कैन काउंट 3 टाइम्स हुआ है, एंड 2 टाइम तो एक ही घोस्ट था, एंड एक टाइम डिफरेंट था। आपसे लगता है गोस्ट काफ़ी अट्रैक्टेड है। घोस्ट बड़े अट्रैक्ट होते हैं शायद। सो ये था जब आई वॉज इन माई कॉलेज, तो वी वर पोस्टेड, माई फादर वॉज पोस्टेड इन इम्फाल, मणिपुर। सो वहाँ कुछ मानते थे कि ये जो हमारा बेंगलोर था, उसके साइड में ना कोई किंग का था पहले, बहुत पहले। तो कहते थे कि यहाँ कोई हेडलेस घोस्ट आता है, सुना था हमने, हेडलेस घोस्ट आता है। सो ये चीज़ें सुनी थी। एंड इवन हमारे जो ऑर्डलीज हैं ना, जैसे डिनर हो गया, पार्टी हो गई ओवर, तो वो वॉश करते थे डिशेस बाहर में, तो वो कहता था कि मैंने 1-2 बार तो देखा है, ठीक है। एंड उसने देखा था, एंड उसके बाद मैंने अपनी आंखें, खुली आंखों से देखा है वो घोस्ट। सो आई मीन अभी भी गूज बम्स। हाँ, सीरियसली। तो मतलब क्या, कैसे होते हैं घोस्ट? ट्रांसपेरेंट होते हैं या ट्रांसलूसेंट होते? नहीं, आई मीन इतने क्लियर नहीं नज़र आते आपको, बट आपको पता, यू कैन मेक आउट कि ये क्या चीज़ है ना। तो जैसे मेरे रूम में, मेरा अलग रूम था, तो मम्मी को आदत थी कि वो रोज़ रात को आके ना, जैसे वो मॉस्किटो नेट वगैरह लगती थी, तो उसको दबाने, या इसने अच्छे से दबाया कि नहीं, रज़ाई कुछ ब्लैंकेट लिया या कुछ, ये सब देखने आते थे मम्मी। तो जब वो आते थे
तो हमारे ना एक्चुअली तब वो लाइट्स नहीं होती थी, वो छोटी लाइट्स जो नाइट लाइट वगैरह, तो लैंप रखते थे, लालटेन, हाँ लालटेन रखते थे। तो वो जो है वो डाइनिंग रूम में होता था, सो दैट मुझे डायरेक्ट नज़र भी ना आए, पर लाइट वहाँ से आती रही मेरे रूम में, बिकॉज मैं अंधेरे में नहीं सो पाती थी। सो मैंने देखा रात को कि वो लालटेन जो है ना वहाँ से वो हिल रही है कहीं उस रूम में, जो डाइनिंग एरिया था उसके कॉर्नर में जा रही है कभी कहीं। तो मैंने सोचा यार कुछ है यहाँ। फिर मैंने सोचा मम्मी आए होंगे, मुझे देख रहे होंगे, या डोर वगैरह चेक कर रहे होंगे, कुछ ऐसा होगा। सो फिर मुझे लगा कि नहीं कुछ है गड़बड़। फिर मैंने देखा वहाँ से हेडलेस घोस्ट। अभी भी मेरे गूज बम्प सारे, में ठंडी हो रही हूँ पूरी वो सोच के। सो हेडलेस, यस, नेक के ऊपर उसका कुछ नहीं था, इतना दिख रहा था। एंड नीचे धोती थी उसने डाली, इवन ऊपर कुछ नहीं था उसके, नीचे धोती थी। अरे वो लालटेन लेके ही केम वॉकिंग टूवर्ड्स माई बेड। शिट। वो मेरे बेड तक आए और मैं इतना डर गई कि मैं आवाज़ भी नहीं लगा पा रही हूँ मम्मी को। मैंने कहा अगर मैं चिल्लाऊंगी, बोलूँगी मम्मा, तो ये मुझे मार ना दे कुछ ना, मतलब इसको लगेगा कि तू हेल्प बुला रही है। सो डर के मारे मैं उसको ही ऑब्जर्व करी कि ये करेगा क्या अभी आके। और वो धीरे धीरे उसने मेरी मॉस्किटो नेट उठाई। बस द मोमेंट ही पुल्ड माई नेट, तो उसके एक हाथ में लालटेन, एक हाथ से वो नेट को वो कर रहा है। तो मैं तो फिर चिल्लाई दी, इतनी ज़ोर से चिल्लाई कि मम्मी भागते उस रूम में आए। तो वो नहीं था वहाँ, और इमेजिन वो वहाँ नहीं था, बट लैम्प जो था वो उधरी था आपके रूम में, वहाँ डाइनिंग में। हाँ, बट मैंने इतने अच्छे से देखा, मैं जाग रही थी। ये नहीं बोल सकती, एक होता है ना थोड़ा थोड़ा सो रहे हो आप, नहीं, कॉलेज में थी, मुझे पता था, एक बच्ची भी नहीं थी इतनी कि मुझे कुछ सेंस नहीं है। उसको मैंने पूरे अच्छे तरीके से देखा। और उसकी मुझे ना ब्रीदिंग आ रही थी, सांस जो तेज सांस लेती हूँ, वो ब्रेथ, आई कुड हियर दैट ब्रेथ उसका मेरे पास आ रहा है। तब मैं चिल्लाई। ओह माय, मतलब घोस्ट भी ब्रीथ करते हैं? आई डोंट नो अब क्या है, ये तो पता नहीं, बट ये जो हेडलेस होना तो, हाँ, और बहुत लोगों ने तो जो पहले भी वहाँ रहते थे ना, फिर बाद में पता लगा उनकी स्टोरीज में भी ये था, लोगों ने देखा था इसको। सो ये ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी कोई ड्रीम थी या कुछ था, ये था ऐसा। मतलब ये तो प्रूव्ड है कि घोस्ट तो हैं। यस, आई बिलीव इन दिस, क्योंकि मैंने तो बता रही हूँ ना 3 बार तो देखे ही हैं। सो घोस्ट तो होते हैं, एंड दे आर वेरी स्कैरी, रियली। या वेरी स्कैरी। ओके, नेक्स्ट ईयर बहुत डरावना हो गया। ड्रामा हो गया। अगर आप एक थर्ड पर्सन हो, तो ऐसी आपकी लाइफ की कौन सी अचीवमेंट है जहां वो थर्ड पर्सन किरण संधू मैम को पैट ऑन द बैक देगा? आई थिंक कौन सी अचीवमेंट को आप पूछ रहे हो? यही जो अब मैं कर रही हूँ, लाइक आई एम फॉलोइंग माई ड्रीम, तो आई थिंक इस चीज़ को एक पैट मिलना चाहिए। बिकॉज ये ड्रीम मेरी, सिंस चाइल्डहुड इट वॉज माई ड्रीम। तो अभी लेट 50s में आके अगर मैं उस चीज़ को फुलफिल कर रही हूँ, तो आई फील कि आई नीड अ पैट ऑन माई बैक। पीपल डू गिव अप। मैनिफेस्ट हो गया मेरा, सोच लो या कुछ भी कहो, बिकॉज बचपन से ही था ये। सो कुछ भी कह लो। आपने मैनिफेस्ट बोला, मतलब आप मैनिफेस्टेशन में मानते हो? मानती हूँ, बिल्कुल मानती हूँ, बट अब मुझे पता लगा मैनिफेस्टेशन होता क्या है। पर जब मैंने ये सब किया तो मुझे नहीं पता था मैनिफेस्टेशन हो ऐसे कुछ करना होता है। बट हाँ, एक डिज़ायर थी जो बहुत ही डीप थी मेरे उसमें। तो वही चीज़ें जो होता है, जैसे बोलते हैं ना मूवीज़ में भी, वो कायनात पूरी जुड़ गई और आपकी हेल्प की, ऐसे ही कुछ हुआ होगा मेरे साथ। सो ये सब चीज़ें हुई, क्योंकि देखो जैसे मैं मैगज़ीन्स पढ़ती थी, तो मैगज़ीन का जब कवर देखती थी तो मुझे मन में होता था यार यहाँ पे मैं हूँ तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे ना। मतलब वो इतनी डीप डिज़ायर थी ना कि वो अपने आप ही हुई है, ये अपने आप ही पूरी हुई है। तो ये मैनिफेस्टेशन ही तो है। मैंने कोई एफर्ट नहीं किया। जिसको मैनिफेस्टेशन समझ नहीं आता, या जिसको नहीं पता कि मैनिफेस्ट करना क्या है, क्योंकि बहुत लोग हैं, आई थिंक मिलेनियल्स, जेनजी को समझ में आता है, बट हम लोग के पेरेंट्स को नहीं आता, तो आप उनको कैसे एक्सप्लेन करोगे? देखो, मैनिफेस्टेशन जो है इट्स अ वेरी लेंथी दिस थिंग टॉपिक। इस पे तो अगर आप जाओगे तो बहुत कुछ है इसमें सीखने को। बट इन शॉर्ट इफ़ आई से कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए लाइफ में, अगर आप उस चीज़ को बहुत हाई एनर्जी से उसको डिज़ायर कर रहे हो,
तो आपकी जब आप डिज़ायर कर रहे हो एनर्जीज़ बहुत हाई हैं, क्योंकि देखो यूनिवर्स भी में भी एनर्जीज़ हैं, तो हमारी जो एनर्जीज़ जाती है वो यूनिवर्स की तरफ ही जाएंगी। अगर पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं तो पॉजिटिव ही आएंगी। कई बार आपने देखा होगा कोई बंदे लोग हैं रोते ही रहते हैं, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं ठीक ही नहीं होती, वो कभी ठीक होंगे भी नहीं, बिकॉज वो यूनिवर्स को क्या दे रहे हैं, यही एनर्जी भेज रहे हैं ना, और वही उनको वापस मिल रही है, यूनिवर्स उनको वही दे रहा है, सो वो ठीक नहीं होते। अगर आपको कुछ चाहिए लाइफ में तो आप उसको पॉजिटिव वे में सोचो, ये सोचो कि आपको ऑलरेडी दे दिया यूनिवर्स। ओह, जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज आपको गाड़ी चाहिए, बहुत लोगों के साथ हुआ है, बहुत लोगों ने, हमारे क्लोज वंस भी जिन्होंने डिज़ायर किया था जो गाड़ी उनको मिल गई है। अगर आपको सपोज मर्सिडीज़ चाहिए एंड वो भी आपको रेड कलर की चाहिए, तो यहाँ आप मतलब आपको मर्सिडीज़ चाहिए किसी भी कलर की हो, बट आपको बहुत बारीकी में सोचना पड़ेगा कि आपको चाहिए रेड कलर में चाहिए। आप वो जगह भी सोच लो, अच्छा मेरी वो मर्सिडीज़ इस जगह पे खड़ी होगी, इस रूफ़ के नीचे या यहाँ पे होगी, है ना, जहाँ भी मतलब आपको लग रहा है कि आप एक जगह बना के रखो उसके लिए। और हो सके तो कोई पोस्टर लगा लो रूम में, उसको विजन बोर्ड बना लिया, हाँ, आप कोई पोस्टर लगा लिया जिसको आप रोज़ देख रहे हो, इमेजिन कर रहे हो, फिर यू इमेजिन कि आप उस गाड़ी में जा रहे हो, है ना। अगर ऐसे आप 2-3 बार दिन में अगर आप इमेजिन करते हो और विद हाई एनर्जी, अगर आपका मूड ठीक नहीं है, ऑफ है, डिप्रेस्ड हो, और तब आप इमेजिन कर रहे हो मर्सिडीज़ आ जाए, वो तब नहीं होगा आपका, वो फुलफिल नहीं होगा, बिकॉज बहुत हाई एनर्जी चाहिए आपको यूनिवर्स से रिलेट करने के लिए। सो हाई एनर्जी के लिए क्या है कि आप वो कर सकते हो, म्यूज़िक सुनो, म्यूज़िक सुन के थोड़ा डांस करो, तो ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी हाई हो जाती है। और कुछ नहीं तो आप सिर्फ ऐसे ही देख के यूनिवर्स कहते हो यस आई डिज़र्व दिस, मुझे ये मर्सिडीज़ चाहिए, तो आप इतना 2-3 बार बोलोगे ना, आपका मूड इतना लिफ्ट हो जाता है, आप इतने एनर्जी आ जाती है, तब आप मैनिफेस्ट करो। जब मैनिफेस्ट करना है विद फुल एनर्जी, सो मैनिफेस्टेशन हो जाती है ऐसा। मेरा एक क्वेश्चन आपसे और है, फिर बस हम फिर उसको थोड़ा रैप अप करेंगे कि आपने जैसे 50s में अपनी ड्रीम अब पूरी की है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करके, बट आजकल लोग बोलते हैं कि नहीं, फर्स्ट मैं पहले अपना ड्रीम कंप्लीट करूँगी, देन करूँगी, देन आई विल गेट मैरिड और आई विल हैव किड्स और आई विल नॉट हैव किड्स, आई विल जस्ट हैव पेट्स, आई विल बी पेट पेरेंट्स। तो उसके बारे में आपको क्या लगता है, पहले मतलब आपका वाला तरीका सही था या अब जो जनरेशन कर रही है ये सही है, या दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं? देखो, दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। वैसे तो जो हमारा टाइम था, उस टाइम में हम लोग अपने पेरेंट्स को ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करते थे, है ना। तो हम इमोशनल भी ज़्यादा थे, हमें उनकी फीलिंग्स का बहुत ख्याल रहता था कि मैं ऐसा करूँ तो उनको उनकी कुछ उस पर सेल्फ रिस्पेक्ट पे तो नहीं जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। सो हम हमेशा पूछते थे उनसे कि हम ये करें कि नहीं करें। अगर वो बोल दे कि नहीं ये ठीक नहीं है तो हम छोड़ देते थे। बट आई फील कि अभी की जो जनरेशन है ये ऐसा नहीं करती, और अच्छी बात भी है, बिकॉज दे आर लिविंग देयर लाइफ। वो किसी और की ज़िंदगी तो नहीं ना जी रहे, वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, अपनी ड्रीम्स फुलफ़िल कर रहे हैं। देखो, एक लाइफ मिली है, अगर उसमें भी आप लोगों के हिसाब से चलो तो फिर आप अपनी ड्रीम्स कब पूरी करोगे, और लाइफ में फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, कुछ भी ठीक नहीं रहेगा। सो उससे बेटर है कि आप अपनी ड्रीम्स को पूरा करो, आई थिंक। बट हमारे टाइम में ये होता नहीं था, और मुझे बुरा नहीं लग रहा कि नहीं होता था तो चलो। बट ये है कि अगर मैं आज बॉर्न होती, इस टाइम पे मैं होती यंग, तो आई थिंक थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। मैं लाइफ में बहुत सारी चीज़ें और कर पाती जो अभी विद एज मैं सोच नहीं सकती, है ना। तो वो चीज़ें मैं कर सकती थी, और मुझे इस टाइम में अभी जो इंटरनेट है, ये सब चीज़ों से बहुत अवेयरनेस भी बढ़ी है, पता है कि कैसे कौन सी चीज़ कर सकती हूँ। तब इतना कुछ पता भी नहीं था हमें इन चीज़ों, कोई गाइड भी नहीं करता था। अगर कुछ है तो गिनी चुनी चीज़ें थी, है ना, कि आप ये कर सकते हो। प्रोफेशन के हिसाब से भी तो अगर आपने जाना तो पता था, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ। लड़कियों के लिए क्या था, आप टीचिंग करो, बस टीचर करो या बैंक में लग जाओ, यही सब होता था। सो अभी तो लोग अपनी ड्रीम लिव कर रहे हैं, एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग। आई थिंक ये अच्छी बात है। बच्चों को जो करना है वो करने देना चाहिए, बट एक बॉन्डिंग रहनी चाहिए बीच में बच्चों की और अपने। उनसे शेयर करो हर चीज़, उनको बताओ, उनकी सुनो, है ना। हर वक्त जो हमारे टाइम था बहुत स्ट्रिक्ट थे पेरेंट्स, तो हमें डर लगता था उनसे कि ये बात पूछे भी कि नहीं।
पर आजकल के बच्चों में ये नहीं है। आजकल तो आजकल के बच्चे बताते हैं, पूछते बताते नहीं हैं, हाँ, पूछते नहीं हैं कि हम ये करेंगे नहीं, हमने ये करना है या कर लिया है ये चीज़ चल। कर लिया भी बहुत होता है आजकल तो। पर आई थिंक अगर आपका फैमिली वैल्यूज़ अच्छे हैं, आप बच्चे को अच्छा गाइड करें, तो बच्चा कभी गलत करेगा भी नहीं। जो भी वो अपने आप करेगा अच्छा ही करेगा। या दैट इज़ ऑल्सो ट्रू। मैम फाइनली आपको कोई एडवाइस देनी हो ऑडियंस को किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो आपने लाइफ में सीखा हो, एक्सपीरियंस किया हो, या आपकी खुद की कोई मिस्टेक हो जो आप नहीं चाहते कोई और करे, तो आप क्या एडवाइस दोगे? हाँ, एडवाइस मैं ये देना चाहूँगी कि जब मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की थी, तो मुझे इतना नहीं पता था कि वेट लॉस जब हम कर रहे हैं तो क्या चीज़ें इनटेक होनी चाहिए। जैसे प्रोटीन इनटेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हो। तो मैंने प्रोटीन नहीं लिया, तो वो स्किन जो मसल लॉस भी हो गए फैट लॉस के साथ साथ। सो इट स्टार्टेड शोइंग ऑन माय फेस, माय बॉडी, ये सब कुछ। तो मैं यही एडवाइस करूँगी कि अगर आप अपना वेट लूज़ कर रहे हो तो प्रोटीन इनटेक को हमेशा ध्यान में रखना और लेते रहना, वो कभी कम नहीं करना, सो दैट आपका मसल्स भी बने रहें एंड वो आप लूज़ ना करें। सो यही है। एंड दूसरा, फॉलो योर ड्रीम्स। जो आपकी ड्रीम है उसको अभी फॉलो करिए। डोंट वेट फॉर टुमारो और अनदर डे। सो क्योंकि अगला दिन कब आएगा यू नेवर नो। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू फॉलो योर हार्ट, एंड जब दिल करता है तभी, जब दिमाग में आए तभी करो उस चीज़ को। दिस इज़ माई एडवाइस टू द यंगर जनरेशन। थैंक यू मैम सो मच आने के लिए, अपना प्रेशियस टाइम देने के लिए और हमें इतनी सारी नॉलेज देने के लिए। आई एम प्रिटी श्योर कि हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें हम लोग गलत ही कर रहे हैं, स्किन केयर, हेयर केयर में भी, शायद डाइट में भी। तो आपने काफ़ी उस पर हमें बताया। थैंक यू सो मच उसके लिए। Thank you so much. Thank you so much for having me here. I'm glad I came. Thank you. I'm sure that you had a good experience. Yeah, of course. And this was my first experience, and I had a lovely one. Thank you. Thanks to you. Okay. अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कॉर्स कॉर्नर। और आप हमें कमेंट्स में ये भी बता सकते हैं कि आप और किस बारे में बात करना चाहेंगे, या अपने कौन से नेक्स्ट गेस्ट को आप देखना चाहेंगे। तो वी कैन गेट देम हियर। एंड चीयर्स।